Jai Jinendra, everyone. Jai Jinendra. How are you? Fine, good. Thank you. I would have missed it otherwise. Thank you, Manisha ji. Yeah. Jai Jinendra. Okay. Jai Jinendra. Jai Jinendra. Can we do our essays? If everybody is here. Jai Jinendra ma'am. Jai Jinendra, ma'am. Ma'am, you are on mute. सॉरी, मैं आप लोगों को कभी कभी नचा देती हूँ क्योंकि कुदरत मुझे नचा देता है। चलो, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? हाँ मैम, आप साप्ताह में हो मैम? आज के उपवास है? आज उपवास साप्ताह है मैम। एक्चुअली क्या हुआ, मेरा एक इंसेक्ट बाइट हो गया आई के ऊपर, तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई। नहीं तो यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो फिर 6 to 8 ही लेती हूँ, इसलिए। ठीक है, चलो आप लोग सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं मैम। सब अच्छे हैं। चलो पहले प्रार्थना कर लेते हैं, फिर दूसरी बात करते हैं। एक बहुत अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा मैंने, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बाद में ओरली शेयर करूंगी क्या लिखा मैंने। कराइए आप लोग, प्रार्थना कराइए। कौन कराना चाहेगा? अरहंत बोलो। अरहंत भास्यम् गणहर देवेहिं गन्थियं सम्मम् प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान महोदयं शिरसा। जेन विना लोकस्सवि व्यवहारो संवहन निर्वहै
तस्य भुवनेक गुरुणो नमो अणिगन्तवायस्य। जयदु सुध देवता, सुत देवता की जय हो। आप लोग मत सीखना, प्रार्थना कभी मत करवाना, ठीक है। चलिए अपन कुछ कर लेते हैं यहाँ पर। 1 घंटा निबंध, 1 घंटा पांडुलिपि, ठीक है। जो निबंध अपने बाकी है वो कर लेते हैं पूरे। एक तो शिलालेख वाला, और एक संस्कृत नाटकों में प्राकृत, और जो पीछे का एक पोर्शन है शास्त्रीय प्राकृत साहित्य। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रही हूँ, ये पढ़ाई नहीं है। इस basis of this जानकारी you will read the chapters, come and discuss the chapters, तो आपका ये निबंध की तैयारी पूरी होगी, ठीक है। सबसे पहले तो निकाल लीजिए शिलालेख। तो अपने को मेन 3 तरह के शिलालेख मिलते हैं, हाथी गुम्फा के, नासिक के और खारवेल, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 570 निकाल लीजिए। आपको शिलालेख का छोटा सा ही मैटर यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दूसरी जगह से और ले लेना है, तो ही आपका ये निबंध पूरा हो पाएगा और आप एग्जाम में लिख पाएंगे। क्योंकि एक ऐसे तो कंपलसरी शिलालेख, कंपलसरी मतलब चॉइस में आएगा, और छंद अलंकार और इसके साथ इसका चॉइस रहेगा, वी डोंट नो इसके साथ ये क्या पैटर्न में दे देंगे, वो आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर्स देख लेना है। तो सबसे पहले तो शिलालेख में ही शब्द का अर्थ है शिलाओं पर लिखे गए लेख। वो 1 लाइन का भी हो सकता है, 1 पेज का भी हो सकता है, 2-4 पेज के भी हो सकते हैं। शिला मतलब पत्थर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिग्राफ्स। क्या कहते हैं? एपिग्राफ, इंस्क्रिप्शंस, एपिग्राफ्स, ठीक है। तो एक हमारे यूनिवर्सिटी में एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर एकांबर नाथन। उन्होंने तमिलनाडु के इंस्क्रिप्शंस के ऊपर एक बुक निकाली। कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में क्या इंस्क्रिप्शन मिलता है, यानी शिलाओं पर लिखे हुए लेख, है ना। शिलाओं पर, मूर्तियों पर, पत्थरों पर, आदि आदि पर मिले हुए जो लेख मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस, तो उनको उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंट करके एक बुक निकाली, जैन इंस्क्रिप्शंस ऑफ तमिलनाडु। बहुत मेहनत की है, बीइंग अ नॉन जैन इज डन दैट वर्क, है ना। ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ, फिर उसको लेकर के बहुत मेहनत लगती है इन सब काम में। पहले तो जगह जगह जाना, सोर्सेस पे जाना, उनको निकालना, फिर उनको डॉक्यूमेंट करना, एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय रिसर्च फाउंडेशन फॉर जैन। अब तो वो व्यक्ति गुजर भी गए, बट वो मेरे कोलीग थे यूनिवर्सिटी में। और जिन्होंने ये पांडुलिपि विज्ञान बुक निकाली है, महावीर प्रसाद जी, मैं उनसे भी संपर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आए और एक लेक्चर दे हमारे लिए। तो बहुत मेहनत का काम है ये, और ज्यादा लोग करते नहीं है ये काम। जैन लोग तो करते हैं बहुत कम, मुनि पुण्य विजय जी, जिन विजय जी जैसे लोग, है ना। मुनि पुण्य विजय जी, जिन विजय जी, जम्बू विजय जी, ऐसे मूर्ति पूजक आचार्य हुए जिन्होंने पांडुलिपियों के ऊपर और शिलालेख के ऊपर थोड़ा अपना काम किया है। तो सबसे पहले तो ताड़ पत्र पर, कागज पर लिखे हुए साहित्य में मतलब जो ताड़ पत्र पर, शिलालेखों पर जो लिखा होता है ना, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। बुक्स में लिखी हुई बातें तो कभी, आपने मेरी एक बुक लिखी, मैंने एक बुक लिखी, आपने उसको बदल के कुछ और डॉक्यूमेंट करके छपा दिया, है ना, प्लेजराइज कर लिया, मॉर्फ कर लिया, वगैरह वगैरह, वो सब चलता है। लेकिन ये शिलालेखों पर और जो इंस्क्रिप्शंस में खुदा हुआ है, वो बस वो फिक्स्ड है, वो झूठ नहीं हो सकता है, वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता है, तो उसमें गुंजाइश नहीं होती है। तो ऐसे सैकड़ों हजारों वर्षों के पश्चात भी वो हमारे सामने मौजूद रहते हैं। तो सबसे पुराने शिलालेख जो है वो अशोक के शिलालेख, जो कि 12 इन नंबर है, और वो मतलब 12, हाँ, गिरनार से लेकर के गिरनार, कालसी, धौली, जौगढ़, मनसेहरा,
और शाहबाजगढ़ी, सोपारा आदि आदि स्थानों में ये शिलालेख मिलते, सबसे पुराने। तो अशोक का टाइम क्या होगा? 3rd 4th सेंचुरी BC। और ये सारे शिलालेख प्राकृत में है। तो इससे क्या पता चलता है? अब अशोक ने ये शिलालेख क्यों लिखा है? आज हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमें कुछ कहना है या किसी वर्ल्ड के लीडर को कुछ कहना है, तो वो क्या करेगा? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता देगा, और प्रेस वाले प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको सबको दे देगा। तो दिस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। बट उस जमाने में राजा महाराजा को कुछ भी बताना रहता तो वो शिलालेखों पर उकेरवा देते थे, है ना, लिखवा देते थे, छपवा देते थे, है ना, तो उसको खुदा करके दे। तो आप अगर गिरनार गए हैं तो गिरनार के फुटहिल्स पर एक बहुत बड़ा शिलालेख है जो देखने लायक है। अब आपको कितनी ब्राह्मी लिपि आती है, वो उस जमाने की लिपि में है, भाषा उसकी प्राकृत है, लेकिन लिपि वो प्राचीन लिपि है ना। और ये सारे शिलालेख तो अभी ट्रांसलेट होकर के आपको गूगल पर भी शायद मिल जाएंगे, तो आप उनको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उन शिलालेखों में क्या है वो हम थोड़ा सा देखेंगे, और भी किन किन के शिलालेख अपने को मिलते हैं वो थोड़ा देखेंगे। तो ये शिलालेख पाली भाषा में तथा ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में विद्यमान है। और पाली भी एक तरह की प्राकृति है, पाली भी एक तरह की प्राकृति है, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, है ना। तो आपको भले ही पाली भाषा नहीं आती है, लेकिन अगर आप धम्म पद उठाएंगे, बुद्धिस्ट के पिटक उठाएंगे, तो आपको वो एकदम प्राकृत से मिलते जुलते, और आप इजीली उनको पढ़ सकते हैं। और थोड़ा बहुत पाली ग्रामर का ज्ञान रहे तो आप उनको इजीली पढ़ सकते हैं। तो और वो पाली भाषा कम्स वेरी क्लोज टू मागधी प्राकृत। हमने आपको अर्धमागधी, महाराष्ट्री, शौरसेनी के सैंपल्स पढ़ाए हैं, लेकिन मागधी के सैंपल्स अगर अपने को पढ़ना है तो ये फिर पाली के सैंपल्स उठा करके हम पढ़ सकते हैं, जो कि मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में और दूसरे एडवांस प्राकृत क्लासेस में पढ़ाए जाते। ठीक है, तो समझ में आया इंट्रोडक्शन शिलालेख, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एपिग्राफ्स। और ये शिलालेख अपने को मिलते हैं क्या बोले, ये अशोक के शिलालेख, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अशोक के शिलालेख। अब ये डिटेल्स आप और गूगल से जाइए और अशोक के शिलालेखों के बारे में और जानकारी लेकर के आप अपना आर्टिकल डेवलप कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आकर के आते हैं खारवेल के शिलालेख, जिसको कहते हैं हाथी गुम्फा के शिलालेख। हाथी गुम्फा, और वहां पर 2 पहाड़ है, उनके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाथी गुम्फा और एक गुफा है, गुम्फा बोलिए गुफा बोलिए, तो बेसिकली वो हाथी गुम्फा के नाम से ही फेमस है। तो ये भी पाली से मिलते जुलते हैं। और ईस्वी, ये खारवेल राजा है ना, जिनके टाइम में प्राकृत के जो 5 क्या बोले अधिवेशन हुए ना, काउंसिल्स हुए ना, उसमें सेकंड वाज डन अंडर खारवेल के पैटर्नेज में। और नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम का जो शिलालेख रूप है वो हमें यही हाथी गुम्फा के शिलालेखों से मिलता है। अभी ये बहुत पूरा मतलब क्या हो रहा है, इनके ऊपर सब नष्ट हो रहे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, और वहां पर आकर के एक्वायरिंग से वो सब खत्म से हो रही है वो चीज, बहुत क्या बोले एकदम उसके एक अवशेष के रूप में ही मिलते हैं हम। लेकिन अभी सब इनका रिकॉर्ड मिलता है तो हम अब इतना बता पाते। ठीक है, तो इसका जो समय है वो लगभग ईसा सन के पूर्व, यानी बिफोर क्राइस्ट 1st सेंचुरी। और इसमें ब्राह्मी लिपि में भुवनेश्वर पूरी डिस्ट्रिक्ट, कहते हैं कि ये जो भुवनेश्वर का पूरी का जो मंदिर है वो भी जैन मंदिर, कोणार्क का जो सन टेम्पल है वो भी जैन है, ताजमहल भी जैनों के द्वारा बनाया गया, कुतुब मीनार भी जैन हिंदुओं के द्वारा बनाया। ताजमहल देखो, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ताजमहल अगर इन लोगों ने बनवाया है तो इस तरीके का और एक कोई मॉन्यूमेंट अपने को वर्ल्ड लेवल में क्यों नहीं मिलता है? अगर इस्लाम कल्चर ने इसको बनाया है तो इसका एक रेप्लिका या इसका एक कोई दूसरा मॉडल अपने को कहीं और क्यों नहीं मिलता है? और आप वहां पर जाएंगे अंदर 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 तो वहां पर
क्या बोले, आपको जैन मूर्तियां ही मिलेगी, हिंदू मूर्तियां मिलेगी, लेकिन वहां अभी कोई जाने नहीं दिया जाता है, सब लॉक में है अभी। और उसको अभी एक मकबरे के रूप में बना दिया। तो आप लोग गूगल पे जाना और ताजमहल का इतिहास, तो शाहजहां ने बनवाया, जिसकी मुमताज बेगम ने और भी बीवियां थी और बहुत अत्याचार किया उसने अपनी बीवियों के ऊपर। तब मुसलमान राजाओं ने अपने बीवियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, प्यार भी किया है तो अत्याचार भी बहुत किया है। तो ये पहले क्या था क्या है तो वगैरह वगैरह, वो पूरा एक कंट्रोवर्सी की बात, जिसको कि बाहर नहीं लाए तो अच्छा है, लाएंगे तो और खून खराबाई होगा, है कि नहीं। तो ये मतलब क्या है, मार्बल से बनाना वगैरह वगैरह, मैंने कहीं पढ़ा है कि ये ताजमहल भी समवेयर रिलेटेड टू जैन हिंदू हिस्ट्री है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद इस्लामिक आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ऑल दैट। ठीक है कुतुब ना। मीनार तो है मैम, कुछ बोलो बीच हाँ, में आया। कुतुब मीनार तो 26 मंदिरों को बना करके वो बनाया गया है। और मैंने ऐसा भी एक आर्टिकल पढ़ा है, बहुत फेमस आर्टिकल है, कि वो कुतुब मीनार इज नथिंग बट मानस्तंभ, मानस्तंभ है। आप जानते हैं कि आप साउथ इंडिया में आएंगे तो हर एक दिगंबर मंदिर के बाहर एक मानस्तंभ मिलेगा आपको। नॉर्थ इंडिया के दिगंबर मंदिरों में भी मिलेगा, साउथ इंडिया, इवन तिरुपति में मानस्तंभ है। कहीं भी आप चाहिए, अगर आपको मानस्तंभ दिख जाए तो यानी कि वो एक जैन मंदिर है कि नहीं। तो ये एक अलग बात है। चलो अपने विषय पर अपन वापस आ जाते हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी, हाँ वो मैंने कहा ना, दो पर्वत है, गिरी यानी पर्वत। उदयगिरी और खंडगिरी नाम के दो पर्वत है और वहां पर गुफाएं हैं, और उन गुफाओं में अपने को ये हाथी गुम्फा के शिलालेख मिलते हैं, जो कि अशोक के शिलालेख की अपेक्षा इस शिलालेख में भाषा का प्रवाह अधिक देखने में आता, क्योंकि ये प्राकृत, इस काल की प्राकृत की समृद्धता का अनुमान हम इससे कर सकते हैं, है ना। उसका जो फ्लो ऑफ थॉट है तो वगैरह वगैरह, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो वो सब आपको देखना। तो इस शिलालेख खारवेल के राज्य में 13 वर्षों का वर्णन है, उस राजा ने कैसे शासन किया, क्या क्या किया अपने शासन में, तो ऐसे 13 वर्षों का वर्णन अपने को वहां मिलता है। तो उसका एक स्पेसिमेन यहाँ पर दिया हुआ है। नमो अरहंताणम नमो सव्व सिद्धाणम एरेण महाराजेण महामेघ वाहनेन चेति राजव, फिर बीच में एक डाल के ऊपर डॉट डाल दिया, यानी वो क्या है वो नहीं फिगर कर पाए, वो शिलालेख में जैसा मिला वैसा का वैसा यहाँ पर दे दिया। पसत्थ शुभ लखणेन चतुरंत लुट्ठ गुण उपि, समझ में आ रहा है ना। कलिंगाधिपतिना सिरी खारवेलेन, है ना, कलिंग के अधिपति श्री खारवेल के द्वारा दर्श वासानी सिरी सरीरवता कीड़िता कुमार कीड़िका, ये उस जमाने की प्राकृत। फिर वहां पर क्या क्या हुआ तत्व, वहां पर ये लेख लिखवाया गया, उसका ट्रांसलेशन भी दिया हुआ पेज नंबर 573 पर, देख लीजिए। नमो अरिहंत, अरिहंतों को नमस्कार, सर्व सिद्धों को नमस्कार। तो इससे कोई कहते हैं कि अपना जो नमोकार मंत्र वो 2 पद का ही है, क्योंकि यहाँ पर अपने को 2 ही पद मिलते हैं, बाद में आचार्यों ने 9 पद करके कर दिए। वीर महाराज महामेघ वाहेन चेदी राजवंश के वर्धक प्रशस्त शुभ लक्षण वाले, है ना, चारों दिशाओं में व्याप्त गुणों से अलंकृत कलिंगाधिपति श्री खारवेल ने 15 वर्ष तक शोभा वाली अपनी गौरव युक्त देह द्वारा बाल क्रीड़ा की, यानी स्ट्रॉन्ग थे फिजिकली बचपन में। फिर लेख रूप गणना व्यवहार और धर्म विधि में विशारद बन सर्व विद्याओं से संपन्न हो 9 वर्षों तक उन्होंने युवराज पद का उपभोग किया, और फिर 24 वर्ष समाप्त होने पर वो अपने जवानी में ही वर्धमान है, अभिविजय में जो बेनराज के समान है, उसका तृतीय, बस इतना ही लिखा हुआ मिलता है, बाकी सब वहां से खो गया है। फिर पुरुष युग में कलिंग राजवंश में महाराज्याभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद प्रथम वर्ष में झंझावात से गिरे हुए गोपुर और प्राकार का निर्माण कराता हुआ कलिंग नगरी में ऋषित डाग की पेड़ियां उसने बंधवाई, सर्व प्रकार के उद्यानों का पुनरुद्धार किया, 35 शत सहस्त्र प्रजा का रंजन किया।
तो ये उनके शिलालेख से अपने को पूरा खारवेल का इतिहास सामने आ जाता है। अब ये जो खारवेल है ना, बहुत बड़े जैन शासक है। भारत का इतिहास हमें अगर देखना है तो आप लोग क्या काम करिए, एक जय भारत जय जिन शासन हमारे डिपार्टमेंट का यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और ओडिशा के जैन हेरिटेज के ऊपर एक वीडियो है वहां। और अगर आप गूगल पर भी जाएंगे ओडिशा के जैन हेरिटेज के ऊपर, और बहुत अच्छे विद्वान हैं जिन्होंने ये ओडिशा के हेरिटेज पर काम किया है, उनके मुख से हमने सुना है कि खारवेल ने अशोक के अत्याचारों का जवाब दिया। कलिंग जो युद्ध हुआ वगैरह वगैरह, तो अशोक वांटेड एवरीबॉडी टू कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, और खारवेल ने उसका प्रतिकार किया। और कलिंग में जैन शासन जो चल रहा था, इसलिए बुद्ध ने उसको अटैक किया। और 4 दक्षिण स्टेट्स में जैनिज्म पैटर्नाइज था, कलिंग में पैटर्नाइज था, और अशोक का जो किंगडम है वो पूरा चंद्रगुप्त का उसने इनहेरिट किया, वहां पर भी पूरा जैन शासन। बट फिर लेकिन ये अशोक जो है वो दासी पुत्र था और थोड़ा सर फिरा था, तो वो बुद्धिज्म को पैटर्नाइज करने लगा और फिर वो सब चीज को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करने, ठीक है ना। और फिर उसने सबसे पहले कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, क्योंकि वो नियरेस्ट था और उसको वो एनेक्स करना चाहता था, और फिर साउथ इंडियन के स्टेट्स को एनेक्स करके अपने किंगडम को बढ़ाना चाहता। तो सबसे ज्यादा नुकसान यदि जैन धर्म को किसी ने किया तो वो अशोका द ग्रेट नाम के, है ना, वो होगा ग्रेट। और उसने सारे जैन इसको हाईजैक करके बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया। ये बातें हमें डॉक्टर स्नेह रानी जैन ने बताई, जिन्होंने बहुत काम अशोक के शिलालेखों पर किया है। शी इज नो मोर नाउ, नहीं तो मैं उनको प्रत्यक्ष लाके आप सबके सामने खड़ा करती और वो बताती हमें कि ये क्या माजरा है। अब आज कोई ये सब बातें आपको नहीं बताएगा बाहर, क्योंकि अभी अपनी स्मॉल माइनॉरिटी है, वापस वही बात आ जाती है, वैदिक कल्चर ये सब का बोलबाला है, तो अपनी बात कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग भी ये बात जानते नहीं और अपने लोगों को बताते, और बता भी रहते हैं तो हम इसके लिए आगे आकर के इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए आगे नहीं आते, बिकॉज वी आर इनटू बिजनेस कम्युनिटी एंड ऑल दीज थिंग्स। यू अंडरस्टैंड द होल पिक्चर मैंने आपको दे दिया, पास्ट प्रेजेंट और अपना ये फ्यूचर। उल्टा उल्टा जैसे जैसे ये धर्म की आंधी, नॉट सात्विक धर्म की आंधी बढ़ेगी, उल्टा उल्टा ये सारे हेरिटेज वैल्यूज सब खत्म होने वाले। हो सकता है आगे जाकर के एक नया रूप इनका मिलेगा, बट वॉट एवर इट इज। सो अंडरस्टूड टूट शिलालेख, अशोक के शिलालेख, और ये हाथी गुम्फा के शिलालेख। नेक्स्ट आते हैं नासिक के शिलालेख। अब ये आपके एस्से को बिल्डअप करने के लिए पर्याप्त नहीं है, आपको और भी रेफरेंस बुक्स दी हुई है आपके सिलेबस में, वहां से वो रेफरेंस बुक्स आप लोग ई जैन लाइब्रेरी से निकालिए और अपने एक दूसरे के साथ शेयर करके पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी ने नासिक गुफा का एक दूसरा शिलालेख है जो ईसवी सन में नासिक में उत्कीर्ण किया गया था। उसमें राजा के भाट की मनोदशा का चित्रण, तो ये शिलालेख भी यहाँ पर दिया हुआ है। नासिक नासिक आप लोग कभी गए हैं? वहां पे बहुत अच्छा मिनरल्स नहीं, मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त। शिलालेख तो मैं नहीं देख पाई। ये जो अलग अलग तरह के रॉक्स है ना, जो अपने को ऊपर से दिखते हैं लेकिन अंदर से कैसे दिखते हैं, उनका म्यूजियम मैंने देखा। और अगर आप लोग कभी नासिक जाओ, और नासिक के पास ही अपना देवलाली है, देवलाली में बहुत अभी जैन सेंटर्स बन रहे हैं, और नेचुरोपैथी सेंटर भी है वहां पर। और वहां पर एक जगह है मुझे गजपंथा, जहां से कहते हैं जम्बू स्वामी ऐसे केवली का निर्माण हुआ है ना, जम्बू स्वामी या किसी और का प्रोमिनेंट पर्सन, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो मतलब देखने लायक जगह है नासिक में, और एक मिलिट्री बेस भी है। तो वी विजिटेड ऑल दैट, बट ये शिलालेख मैं नहीं देख पाई।
जिसका मुझे अफसोस रहेगा। तो इस शिलालेख में क्या है तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सिद्धम, सिद्धम यानी सिद्ध हो, रन्नो, रन्नो, रन्यो, रन्यो यानी राजा। तो आप लोगों ने नरिंद पढ़ा है, दूसरे वर्ड्स पढ़े, तो राया, रन्नो ये भी वर्ड है। तो ये वासिष्ठ पुत्तस पसरी पुलमाइस संवत्सरे एकोणवीसे, एकोणवीसे का मतलब क्या है, 1 less than 20 है ना, 19, 19। गिम्हाणम, गिम्हाणम यानी ग्रीष्म है ना, ग्रीष्म पक्षे द्वितीय दो दिवसे तेरसे, यानी ग्रीष्म के दूसरे पक्ष में। इस तरह से अपने को ये पढ़ लेना। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा अंदाजा से पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेशन के हेल्प से पढ़ सकते। तो इसमें क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने 19वें वर्ष में, वासिष्ठ पुत्र पुलमावी के 19वें वर्ष में ग्रीष्म ऋतु में 2 दिन बीतने पर चैत्र सुदी 13 के दिन राज गौतमी पुत्र, जो कि हिमवान, मेरु और मंदिर के समान श्रेष्ठ हैं, आदि आदि वो सब बताते हैं, और वो पढ़ लेना आप लोग। तो उस समय उन्होंने यहाँ पर ये शिलालेख उन्होंने करवाया। वो कैसे थे, सूर्य की किरणों के द्वारा विबोधित निर्मल कमल के सदृश मुख वाले, 3 समुद्र के अधिपति और पूर्ण चंद्रमंडल के समान। 3 समुद्र के अधिपति का मतलब हो सकता है कि अ प्लेस जहाँ पे तीनों समुद्र क्या बोले बाउंड्री करते हो, ठीक है। और ऐसे श्री शातकर्णी की माता महादेवी गौतमी बलश्री ने सत्य वचन, देखो ये शिलालेखों में क्या मिलेगा आपको, तो अशोक ने जो 12 शिलालेख लिखाए हैं, तो वो आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि पशुओं को मत मारो, सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, पेड़ उगाओ, है ना, और राजा का आदर करो, राजा की बात को मानो, और अपने जीवन में प्रामाणिकता के साथ रहो, है ना, पेड़ों को मत काटो, जंगल उगाओ, जंगल नहीं उगाओ, उद्यान लगाओ, वगैरह वगैरह। ये सब वैल्यूज के बारे में शिलालेखों में लोगों को इन्फॉर्म किया गया। तो ऐसे ही यहाँ पर वो क्या कहना चाहते थे अपने लोगों से, तो वो कहते हैं कि सत्य वचन हो लाइफ में, दान हो, क्षमा हो, अहिंसा हो, और तप हो, दम हो, नियम हो, उपवास में तत्पर हो। राज ऋषि वधु शब्द को धारण करती हुई गौतमी बलश्री ने कैलाश पर्वत के शिखर के सदृश त्रिरश्मि पर्वत के शिखर पर श्रेष्ठ विमान की भांति महासमृद्धि युक्त एक गुफा खुदवाई, है ना। तो ऐसा उनका जीवन था और यही वो मैसेज लोगों को देना चाहते थे। तो इस प्रकार जैन शिलालेखों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए। देखो अभी विद्वानों ने, कौन कौन विद्वानों ने काम किया है तो उनके नाम दिए हुए हैं। गैरिनो ने रिपोर्टर दी एपिग्राफी जैन में, जो कि 1908 में प्रकाशित हुआ, उसमें उन्होंने 242 से लगभग 1866 तक के लेखों का संग्रह, यानी कितना बड़ा काम आप सोच सकते हैं। 242 ईसा पूर्व में जो शिलालेख मिला और 1866 का जो शिलालेख, उसका एक संग्रह उन्होंने निकाला। फिर कोलकाता के पूरन चंद्र जी नाहार ने क्या बोले जैन लेख संग्रह के 3 भाग प्रकाशित किए, जिनमें श्वेतांबर संप्रदाय के हजारों मूल लेखकों का संग्रह किया गया। दक्षिण के दिगंबर संप्रदाय के जैन लेखों का संग्रह, जैन शिलालेख संग्रह, संग्रह मालूम है ना आप लोगों का, कलेक्शन, कंपाइलेशन ऑफ ऑल द शिलालेख, ये सब आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको ये शिलालेख में इंटरेस्ट है तो, ठीक है। तो ये प्रकाशित करके फिर डॉक्टर हीरालाल जैन द्वारा 1928 में पहला, दूसरा, तीसरे भाग में विजय मूर्ति शास्त्री ने गैरिनो की सूची के आधार पर चौथा भाग इन सब ने प्रकाशित करवाया। जोहरापुरकर ने 1961 में किसका संकलन और प्रकाशन किया। अन्य लेख संग्रह में मुनि जिन विजय जी ने प्राचीन जैन लेख संग्रह 2 भागों में, जयंत विजय जी ने अर्बुद प्राचीन लेख संदोह तथा आचार्य विजय धर्म सूरीकृत प्राचीन जैन लेख संग्रह आदि हुई। तो इन सबको विजिट करके अपन जैन हिस्ट्री लिखेंगे तो वो उसके बेसिस पर ही अपन कहते हैं कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो जैनों के द्वारा समृद्ध किया गया है।
not on the basis of our agam and all that. Understood, dear friends? Very valuable information. We should take pride in this piece of information and spread the word. You know, what do you people say? Hello. अल्पा जी आप मुस्कुरा रही हैं, आप लखनऊ में नहीं हैं. Ma'am, it is interesting, but it's now the language is also not good. I mean, it's kind of not that many people are speaking Gujarati, or everybody's into English. So it's like, I don't think people can understand it also. So आप गुजराती हिंदी की क्लासेस चलाइए, अपने कल्चर को मत भूलिए. गुजराती लोग जहाँ भी जाते हैं अपना ढोकला, थेपला, खाकरा, फाफड़ा ले जाते हैं, गुजराती भी ले जाते हैं. I have visited US, UK. I have seen people doing Gujarati speaking, learning, writing classes. That is only one of the ways to save our culture and heritage. I'll tell you one thing. अपने प्राइम मिनिस्टर जिस रफ्तार पे काम कर रहे हैं, that time will come when people will visit Hindi, Gujarati with pride. I have faith in my prime minister. आप लिख लेना मेरे ये words. Already वो इंडिया में रीजनल लैंग्वेजेस में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई चालू करवा रहे दिए हैं. यस, अपने रीजनल लैंग्वेजेस को वो बढ़ावा दे रहे हैं. जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स एंड डांस है, कल्चर है, फोक लिटरेचर है, फोकलोर है, उसको वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और वर्ल्ड लेवल पे उसको शोकेस करते हैं. इसलिए मैं आपसे ये बात कहूँ कि we Jains have to take a hint from his works. This is one way we can unite the Jain community. Okay? हाँ, और चलो, और कोई कुछ बोलना चाहता है जल्दी जल्दी बोल दीजिए. नहीं बोलना चाहते तो आप जाने, आपका काम जाए. नेक्स्ट निकालना है अपने को संस्कृत नाटकों में प्राक. तो फिर ये पूरी बुक मैंने लगभग आपको करा दी होगी, मतलब खाली इसके बारे में बता दिया होगा. ठीक है, और आप बोलेंगे कोई ये पोर्शन कराओ तो मैं कराऊंगी, नहीं तो बस यही फॉर्मेट आपके एग्जाम के लिए है. संस्कृत नाटकों में प्राकृत, एक वर्ड आता है सटक. मैम, सटक यानी वन एक्ट प्लेस. मैम बोलो. पेज 575 में उपसंहार है. हाँ, वो भी अपना करना है ना एक निबंध. उपसंहार आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा. उपसंहार आप पढ़ेंगे तो आपको लिखने के लिए बहुत सारा मैटर मिलेगा. हाँ, ओके. हाँ, वो आप लोग कर लेना. ये अच्छा मैटर है, उपसंहार में बहुत अच्छा मैटर. बहुत उपसंहार यानी कंक्लूजन ऑफ द होल बुक. ये जो बुक है ना, ये मैं बोलूं ना, मैं ये ऑथर की दीवानी हूँ, जगदीश प्रसाद जैन या जगदीश चंद्र जैन में, रियल में. और इन्होंने इंग्लिश में भी कुछ इनके ट्रांसलेशन बुक्स मिलते हैं, नरेटिव्स, चरित साहित्य का, नरेटिव लिटरेचर वगैरह वगैरह. आप लोग सब ई जैन लाइब्रेरी पे जाके देखो, है ना, ये ऑथर की और क्या क्या बुक्स है. और ये शिलालेखों पर आपको कितना मैटर मिलेगा, बहुत मैटर मिलेगा. ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या इसको लेकर के करते हैं. कोई इस पर पीएचडी करना चाहता है कि जैन इंस्क्रिप्शंस, है ना, हिस्ट्री ऑफ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ जैन इंस्क्रिप्शंस, आई गिव देम एडमिशन राइट अवे. है कि नहीं? एंड आई एम गोइंग टू मोटिवेट पीपल टू वर्क ऑन इन दिस लाइन. मैं 100 लोगों को बोलूंगी तो एक तो जाग सकता है, 1000 को बोलूंगी तो 2 जाग सकते हैं. मैं नहीं कर सकती हूँ तो अपन सबको क्या 10 अवतार लेना पड़ेगा, है ना. जैसे एक देवी के इतने हाथ होते हैं ना, वैसे प्रिया मैम के इतने हाथ, जिनवाणी के इतने हाथ अपने को बनने पड़े, तब कहीं जाकर के कोई काम हो. है कि नहीं? 10 अवतार कोई व्यक्ति नहीं है जिसके 10 क्या बोले 10 हाथ थे या वगैरह वगैरह, है ना. 10 अवतार मतलब 10 रावण के 10 मुख थे ऐसा नहीं है. वो 10 इंद्रियों का प्रतीक है. और कहते हैं कि उसके पास एक हीरा था या एक मणि थी जिसमें वो अपना मुख देखते थे तो उसको 10 दिखाई देते थे. कोई ह्यूमन बॉडी विद 10 फेसेस नहीं था रावण. ये जो है ना,
ये प्रतीकात्मक है। यानी आप एक इंद्रियों को शांत करो तो दूसरी इंद्रिय जाग जाती है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 अपनी ज्ञानेंद्रियां, उसका प्रतीक है ये 10 मुख। तो 5 इंद्रिय, 4 कषाय और 1 मन, ये 4, ये 10 है, वो 10 सिर है कषाय के, मोह के। और इसको राम नाम के बिना, राम तत्व के बिना इस रावण को हम खत्म नहीं कर सकते, जो कि हमारे अंदर है। समझ में आया रामायण का मतलब? है ना। कौरव पांडव का मीनिंग भी मैंने एक क्लास में बताया क्या आप लोगों को? बताया ना? नहीं बताया? मैं जब अभी वेटिकन से आई ना, तब रास्ते में ये चिंतन में ये चीज मेरे आई। वो बताऊं क्या आप लोगों को? तो मैम वो बताइए। आई विल टेल इट वाज द इम्पैक्ट ऑफ वेटिकन। बताऊं क्या? मैम बताइए। देखो, बहुत अच्छी, आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट थॉट, यू नो। वो अचानक कहीं से आ गया, पता नहीं कहाँ से आया। जनरली क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ ना, इतने थॉट्स आते हैं कि बस उनको मैं तुरंत डॉक्यूमेंट कर दूं ना तो एक बुक बन जाए इतने दिन के। लेकिन वो उस टाइम जब आते हैं जब साथ में पेपर पेन कुछ नहीं होता, और पेपर पेन होता है तो थॉट्स नहीं आते। ये अपनी प्रॉब्लम। तो वो थॉट क्या है कि जो हमारे अंदर में जो इविल फोर्सेस है, डिजायर, लस्ट, एंगर, है ना, सब अंदर में भरा हुआ रहता ही है सबके, इसीलिए तो अपन यहाँ पर है संसार में। तो वो है कौरव सेना। ठीक है। और हमारे अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ कौरव ही है, गुड क्वालिटीज भी है। क्षमा है, प्रेम है, फॉरगिवनेस है ना। तो ये जो विजडम की सर्च की जो बात है, सब ये पांडव सेना है। अब कृष्ण किसके साथ रहेंगे? पांडव सेना के साथ। पांडव के साथ। अब कृष्ण क्या कहते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं हाथ उठा, मैं एक शस्त्र भी हाथ में लेने वाला नहीं। तो ये कृष्ण कौन है? वो है हमारी आत्मा, शुद्ध आत्मा, साक्षी भाव, ज्ञायक भाव, परम पारिणामिक भाव, जो कि कृष्ण है। और जो अंतरात्मा उस कृष्ण की परिक्रमा करे उसका नाम है राधा। और वो काम नहीं करे तो वो है अपराध। और वो अपराध क्या है? कौरव और पांडव का साइड लेना, दोनों ही अपराध है। कौरव का साइड लेंगे तो अशुभ गतियों में जाएंगे, पांडव का साइड लेंगे तो शुभ गतियों में जाएंगे। सो यू हैव टू ट्रांसेंड बोथ एंड टेक द साइड ऑफ परमात्मा, देन यू विल गेट द किंगडम ऑफ गॉड विच इज विद इट। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। और वही बात अपने प्राकृत साहित्य में मिलती मैम राधा क्या बोल? है। राध यानी जो आप, ये राध का जो डेफिनेशन है वो नियम सार में मिला। अच्छा। नियम सार उठा करके पढ़ना। नियम सार की जो कमेंट्री है उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। राध का अपराध, अपराध यानी क्या है? जहाँ राध नहीं है वो अपराध। तो राध यानी शुद्धता, सात्विकता, oneness with the divine, oneness with the spirit, oneness with all the good, not good things, the transcendental things. So उसको राधा कृष्ण करके इन्होंने एक राम, जहां राधा कृष्ण है वहां रियलिटी है, और जहां नहीं है वो सब लीला है। कौरव पांडव सेना की लीला है। लीला मतलब माया है। माया। और हम पुण्य से छूटना चाहिए, लेकिन पुण्य में अटक गए तो वापस भटक। तो यही सब बातें अपने को प्राकृत लिटरेचर में अभी भी मिलती है। लेकिन उसको मुनि भगवंतों का नाम क्यों बोलना? सभी क्रिया कर रहे और पांडव सेना का साइड ले रहे। लेकिन अकर्ता भाव वाले आत्मा, कृष्ण, सिद्ध, अर्यन तो हमें समझ में नहीं आता। अकर्ता का भाव तो समझ में तब आएगा जब हम समय सार आदि ग्रंथों को गहराई से पढ़े, है कि नहीं, जो आपको परमागम में पढ़ाया जाता है। गॉट इट? श्री बाला, समझ में आ रहा है?
और प्रिया, परमागम समझ में आ रहा है प्राकृत से? अच्छे से आ रहा है। अच्छे से आ रहा है, वेरी गुड। चलो, कैसी चल रही है आप लोगों की परमागम क्लासेस? अच्छी चल रही है। क्या अभी फेस 2 हो वीक का गई? ब्रेक था, न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। शादी शादी थी ना सर के बेटे की? हम्म, ठीक है। चलो, अभी आप लोगों को निकालना है संस्कृत नाटकों में प्राकृत। कहाँ है पेज नंबर, कौन बोलेगा? 513. 513, वेरी गुड, निकाल लीजिए सब लोग। हाँ, अब देखो, प्राकृत भाषाओं का प्रथम नाटकीय प्रयोग। आपको प्राकृत भाषा में पूरे पूरे नाटक नहीं मिलेंगे। संस्कृत नाटकों में आपको प्राकृत के बहुत फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। समझ में आई क्या बात? भाषा में कोई नाटक लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सटक मिलेंगे, 1 एक्ट प्लेस मिलेंगे, लघु नाटक के रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे 50% से मिलता ही ज्यादा नहीं जो है, संस्कृत ड्रामा आगे जाता लिटरेचर। ही नहीं है लगता। हेलो, प्लीज ऐसे अभी म्यूट बैठा हुआ योरसेल्फ, है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा ना? नहीं है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता करके छोड़ दूंगी। तो ये क्या है, संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को ये पोर्शन जरूर पढ़ना चाहिए, संस्कृत नाटकों में प्राकृत। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ये जो संस्कृत नाटक है ना, आपको मालूम है ना, नाटक शेक्सपियर के ड्रामास, ऐसे संस्कृत के नाटक है, कालिदास के, अश्वघोष के। किन किन के है नाटक देखो, पीछे पीछे जाओ। अश्वघोष के नाटक, फिर भास के नाटक है ना, भास के नाटक, मृच्छकटिक। मृच्छकटिक यानी वो क्या बोलते हैं, वो जो लकड़ी लकड़ी का वो घोड़ा, लकड़ी की काट काट। उत्सव पिक्चर अगर आपने देखी होगी तो, उत्सव पिक्चर देखने लायक पिक्चर है वो। इट इज अ बिट ऑफ हिस्ट्री टेकन फ्रॉम दिस ड्रामा मृच्छकटिक। उसमें रेखा, शेखर सुमन, वो है ना गाना, मन क्यों बहका री बहका आधी रात को। तो वो एक लकड़ी का काट होता है, एक कैरेक्टर उसमें होता है। तो वो उस जमाने के राजा महाराजा के क्या बोले टाइम का उन्होंने इस ड्रामा, इस मूवी में थोड़ा दिखाया है। तो उसका जो बेस है वो ये नाटक है। तो उस नाटक में क्या क्या होता है, ये रियल में पढ़ने लायक है, पढ़ाने लायक है। बट आई एम नॉट एन एक्सपर्टीज इन टीचिंग दीज ड्रामास, but I have worked with people who teach these, so I'll share something with you. तो अश्वघोष के नाटक, भास के नाटक, फिर भवभूति के नाटक। भवभूति के नाटक, मुद्रा राक्षस आदि है। और फिर लास्ट में उन्होंने बताया प्राकृत में सटक, दिख रहा है आपको में सटक। सटक यानी, तो उसमें सबसे फेमस है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी ये सटक है। और फिर ये सारे सटक अपने को मिलते हैं जो कि जैनों के द्वारा लिखे गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि अभी एक नाटक है, तो नाटक में सब पात्र होते हैं ना, कैरेक्टर, महाराजा, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, है ना, मछुआरा, माली, और क्या बोले, गार्डनर, और जेस्टर, जोकर जो होते हैं ना, राजा को एंटरटेन करते हैं। तो सब तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। तो सब तरह के कैरेक्टर्स अलग 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 प्रकार की भाषा में बोलते हैं। कोई पढ़ा लिखा राजा महाराजा है तो वो संस्कृत में बोलता हुआ बताया जाएगा, और जो अनपढ़ लोग हैं और कॉमन मैन है वो क्या करेंगे, प्राकृत, डिफरेंट शेड्स ऑफ प्राकृत में वो बोलते हुए बताए जाएंगे। तो ये संस्कृत वाले क्या करते हैं, वो जितना भी प्राकृत का पोर्शन मिलता है ना संस्कृत ड्रामा में, वो उनकी संस्कृत छाया करके पढ़ते, प्राकृत में नहीं पढ़ते हैं और पढ़ाते। समझ में आया? तो वो उसका संस्कृत ट्रांसलेशन किया हुआ उनको मिलता है,
वो उसी से काम चलाते। अब एक व्यक्ति प्राकृत में बोल रहा है तो उसका एक बोलने का स्टाइल, उसमें जो मधुरता है वो अलग तरह की रहेगी, और एक संस्कृत में है बोलेगा तो अलग तरह की रहेगी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल खाना खा रहे हो तो उसको एक देसी भाषा वाला गांव वाला आदमी बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा, है ना। खाइबो खाइबो ऐसे ऐसे करके वो कुछ और लैंग्वेज लहजे में बोलेगा ना। तो वो जो सुंदरता आपको प्राकृत के टेक्स्ट में देखने को मिलेगी वो संस्कृत में देखने को नहीं। समझ में आया। लेकिन जब राइटर्स ने लिखा था तब उन्होंने वो उनको वो भाषाएं आती थी, कॉमन मैन की भी भाषा आती थी, संस्कृत भी आती थी, तो वो उन्होंने दोनों में अपनी लेखनी चलाई। लेकिन आज तो आप देखो प्राकृत के साथ कहाँ कहाँ नाइंसाफी हुई। हम शिलालेख नहीं पढ़ते, नाइंसाफी। हम आगम नहीं पढ़ते, हम ट्रांसलेशन से काम चलाते, नाइंसाफी। संस्कृत वाले प्राकृत के ये पद नहीं पढ़, ये पोर्शंस प्राकृत में नहीं पढ़ करके संस्कृत में पढ़ते हैं, ये नाइंसाफी। पूरा प्राकृत लिटरेचर ही धार्मिक लिटरेचर बोल के निकाल दिया, ये नाइंसाफी। हिंदी लिटरेचर में से जैन लिटरेचर को निकाल दिया, ये नाइंसाफी। कितनी नाइंसाफी हमारे हेरिटेज ट्रेडिशन कल्चर के साथ। और हमको इस बात का कोई गिल्ट भी नहीं है। वी आर टेकिंग, मतलब ये जो अपने को मिली है ना, इट्स अ गोल्ड माइन, लेकिन हम वी आर सिटिंग ऑन इट एंड डूइंग नथिंग अबाउट। ओके, पता नहीं, मेरा जो दिल धड़कता है ना इन सब चीजों के लिए, मैं पागल हूँ, मैं सच में पागल। इसलिए मैं इनके बारे में आप लोगों के जो सुनने वाले लोग हैं उनको थोड़ा मेरा दुखड़ा शेयर कर लेती है कि नहीं। तो आई जस्ट वेंट आउट माई फीलिंग्स इन द क्लास। ओके, चलो। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय भरत मुनि। और ये भरत मुनि कोई जैन थे नहीं थे, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम। उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में 19 प्रकार की प्राकृतों का जिक्र किया है, एंड इट इज रिटन वे बैक इन फर्स्ट सेंचुरी एडी और बीसी और व्हाटएवर। इट इज अ मैनुअल ऑन ड्रामेटिक्स, नाट्य शास्त्र कि एक नाटक में क्या क्या होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जो धीरोदात्त और धीर प्रशांत, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग गंभीर जो कैरेक्टर्स होते थे, नायक होते थे, राजपत्नी, गणिका, श्रोत्रिय, ब्राह्मण आदि, वो सब संस्कृत में बात करते थे। और जो श्रमण, तपस्वी, भिक्षु, चक्रधर, भागवत, तापस, उन्मत्त यानी पागल के जैसे बोलने वाले, बाल, नीच ग्रहों से पीड़ित व्यक्ति, स्त्री, नीच जाति और नपुंसक के लिए प्राकृत बोलने का निर्देश। तो इससे पता चलता है कि ये प्राकृत को उन्होंने एक सेगमेंट दिया। लेकिन यहाँ पर भिन्न भिन्न पात्रों के लिए भिन्न भिन्न प्राकृत भाषाएं बोली जाने का उल्लेख है, जो कि बहुत व्यवस्थित है। आम आदमी बोलेगा वो थोड़ी व्यवस्थित बोलेगा। और आम आदमी की भाषा ही मेजॉरिटी की भाषा होती है। तो इससे पता चलता है कि प्राकृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मेजॉरिटी एंड संस्कृत वॉज द लैंग्वेज ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है। और विभिन्नता ही अधिक देखने में, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं क्यों कुछ कुछ पैसेजेस पढ़ देती हूँ, ताकि आप ये पूरी बुक पढ़े और उसका रस ले, है कि नहीं। ठीक है। अगर कोई स्पॉन्सर करे तो मैं इसको एक ई बुक के रूप में रखना चाहूंगी, और इस बुक को लोगों तक पहुंचाने का एक पॉडकास्ट के रूप में या कुछ आप लोग कर सकते हैं, अपन सेवा कर सकते हैं, ये भी एक प्राकृत की सेवा होगी। ठीक है। तो जो बहुत विभिन्नता ही अधिक देखने में आती है, उदाहरण के लिए नायिका और उसकी सखियां, वो शौरसेनी में बतियाती हुई दिखाई देती है। विदूषक यानी जो जेस्टर, जोकर मतलब एंटरटेनर होता है, वो प्राच्या यानी ईस्टर्न शौरसेनी, ईस्टर्न पार्ट्स में जो शौरसेनी बोलती जाती है।
और धूर्तों के द्वारा अवंतिजा उज्जैनी में बोले जाते। तो इससे पता चलता है कि उज्जैन में बहुत धूर्त थे, ठग थे। ठीक है, शौर्य सेनी का ही रूप है अवंतिजा। चेट राजपुत्र श्रेष्ठियों के द्वारा अर्धमागधी, राजा के अंतपुर में रहने वाली, सुरंग खोदने वाले, सेंध लगाने वाले, अश्व रक्षक और आपत्तिग्रस्त नायकों के द्वारा मागधी, योद्धा, नगर रक्षक, जुआरी आदि वैदर्भी, दाक्षिणात्य और उदीच्य और खसों के द्वारा ब्राह्लिक भाषा बोली जाती थी। ये सब अलग अलग तरह की प्राकृतें थी। तो इसमें शाकाहारी, आभीरी, चांडाली, शाबरी, द्राविड़ी, आंध्री के नाम से गिनाए जाते। इनमें पुलकस, चांडाली, अंगार कारक, कोयला फूंकने वाले, व्याध, काष्ठ आदि चलाने वाले, शाबरी आदि आदि, आभीरी, द्राविड़ी, ये सब भाषाएं कौन कौन बोलते थे वो यहाँ पर बता। तो ये सब नाटक पढ़ने से हमें पता चलता है कि उच्च वर्ग के लोग और राजमंत्रियों की पुत्रियां और वेश्याएं वो संस्कृत में, तथा साधारण स्त्रियां और ये सब जो है वो प्राकृत में बोलते थे। तो नाट्य शास्त्र के पंडितों ने जो रूपक और उपरूपक के भेद गिनाए हैं, है ना, रूपक यानी ऑल दीज मेटाफर्स, सिमिलीज, तो उसमें जो लोक नाट्य के ही प्रकार है और इन नाट्यों में धूर्त, विट, पाखंडी आदि आदि ये कैसे कैरेक्टर्स उस जमाने में होते थे, तो और ये सब क्या भाषा बोलते थे और उस समय नाटकों की क्या स्टोरीज होती थी, तो ये सब अपने को ये संस्कृत के पोर्शंस और प्राकृत के पोर्शन से अपने को के समाज का आईना देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आइए पेज नंबर 515 पर। अभी ये जो संस्कृत नाटकों को लोकप्रिय बनाने के लिए भिन्न भिन्न पात्रों के मुख से उन्हीं की बोलियों में बातचीत कराना आवश्यक था, तभी लोग हंसेंगे ना। सब पूरा नाटक एकदम ऐसी भाषा में हो संस्कृत में कि आम लोग समझे नहीं तो कौन हंसेगा। पता चलता है कि उस जमाने में लोग संस्कृत प्राकृत दोनों समझते थे, है कि नहीं। ठीक है, प्राचीन काल में संस्कृत और प्राकृत के अनेक नाटक मिलते हैं। संभव है सटकों की भांति कतिपय नाटक भी पूर्णतया प्राकृत में ही रहे हो, जो संस्कृत के प्रभाव के कारण कालांतर में नष्ट हो रहे होंगे, ये अनुमान किया जाता है, अथवा संस्कृत में रूपांतरित होने के कारण उनका स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं रहा। आगे चलकर तो नाटकों के प्राकृत अंशों की संस्कृत छाया का महत्व इतना बढ़ गया कि 9वीं शताब्दी के नाटककार राजशेखर ने अपनी बाल रामायण के प्राकृत अंशों को संस्कृत छाया के द्वारा समझाने का प्रयत्न। शनै ही प्राकृत भाषाएं भी संस्कृत की भांति साहित्यिक बन गई। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो बोलचाल की भाषा थी वो भी साहित्य का रूप ले ली, उसमें इतना साहित्य लिखा गया और फिर कहा जा सकता है कि प्राकृत के व्याकरणों का अध्ययन कर करके विद्वान प्राकृत काव्यों की रचनाएं करने। द्रविड़ देशवासी राममाणी, पाणिवाद और रुद्रदास आदि उसके उदाहरण है, जिन्होंने वर रुचि और त्रिविक्रम के प्राकृत व्याकरणों का अध्ययन करके उन्होंने प्राकृत में काव्य और शतक की रचना की। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ। अब अश्वघोष के नाटक, तो अश्वघोष का समय दिया हुआ है और फिर यहाँ पर उनका टाइम वगैरह वगैरह आप सब पढ़ लेंगे और उन्होंने क्या क्या नाटक लिखे तो उनका वर्णन आप पढ़ लेंगे। और उसके बाद भास के नाटक, तो आप लोगों ने प्राकृत साहित्य का इतिहास जो आपको उस समय मैंने पढ़ाया था, तो उसमें फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो फर्स्ट स्टेज में किसके नाटक आते हैं, सेकेंड स्टेज में किसके नाटक आते हैं, तो वो सब उस समय जो इन नाटकों में जो प्राकृत मिलती है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राकृत का है कि सेकेंड। तो ये जो भास के नाटक वो बाद में लिखे गए, अश्वघोष के पहले लिखे गए, तो पहले वाले आएंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ प्राकृत में। आपको मैंने बताया ना कि प्राकृत इतिहास को हम 3 भागों में बांटते, तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और सेकेंड को 3 स्टेजेस में बांटते। तो उसमें फर्स्ट स्टेज में अश्वघोष के आएंगे और सेकेंड में भास के आएंगे। तो इस तरीके से वहां पर आप लोग वो निबंध जरूर जरूर अच्छे से पढ़ना, हो सके तो वो निबंध लेकर के मैं एक बार आपको वापस पढ़ा दूं।
पूरा लाइन टू लाइन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, समझ में आया? तो अब ये नाटक पढ़ेंगे तो आपको इसमें प्राकृत के जो रूप है वो सब आप पढ़ लेंगे, ऐसी मैं आशा रखती हूँ। अब सटक क्या होते हैं वहां पर हम आ जाएंगे। फिर कालिदास के नाटक है, तो वो सब पढ़ना पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आप लोगों का काम है। फिर श्रीहर्ष के नाटक और फिर भवभूति के नाटक। रियल में ये बहुत इंडियन लिटरेचर का एक बहुत क्या बोले इम्पोर्टेंट पीस ऑफ लिटरेचर है, पूरा जो संस्कृत नाटक प्राकृत है। तो बट ये संस्कृत वाले तो अभी ये प्राकृत को अपने जैसे तरीके से लेते हैं, उनको लगता है कि हम उनका सेंटिमेंट हर्ट करते हैं, तो वो लोग अपनी ये प्राकृत की बात को ही रिजेक्ट करते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृत के विद्वान आगे आए और काम करे, नेक्स्ट जनरेशन तक ये ले जाए। तो अब यहाँ पर जो लीलावती कहा आदि आदि ये सब संस्कृत नाटक में मिलते हैं। अब सटक क्या होते हैं? तो नाट्य शास्त्र में सटक और नाटिका का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आप हिंदी साहित्य उठाओगे ना तो उसमें लघु नाटिकाएं बहुत मिलेंगी, छोटे छोटे नाटक। तो ये आया है प्राकृत से वापस हिंदी साहित्य। संस्कृत में तो बड़े बड़े नाटक मिलते, लेकिन जैसे पहले मूवीज 3 आवर्स की होती थी, लेकिन आजकल डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट फिल्म्स, और आजकल तो वीडियोस भी कोई नहीं देखता, शॉर्ट से ही काम चला ले, क्योंकि आजकल लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। तो उसके कारण ये सब, उस जमाने में भी ये फेस किया और लोगों ने सटक ली। 1 एक्ट प्ले, जैसे नाटक होता है तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स होते हैं, पर्दा उठता है, पर्दा गिरता है, फिर ना सूत्रधार आता है, फिर वो अनाउंस करता है, फिर स्टोरी आगे चलती है। तो बहुत एक्ट्स होते हैं। एक्ट समझ रहे हैं ना आप लोग, है ना? हाँ, सटक में ऐसा नहीं होता है। इससे जान पड़ता है कि भरत ने पूर्णतया प्राकृत में सटक लिखने का समर्थन नहीं किया। या सर्वप्रथम भरत के नाट्य शास्त्र में अभिनव गुप्त, बहुत बड़े ये मतलब लिटरेचर के व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने 10th शताब्दी में अपनी टीका में उन्होंने लिखा है कि सटक और रासक की परिभाषा देते हुए सटक को नाटिका के समान बताया। अभिनव गुप्त बहुत बड़े संस्कृतज्ञ हुए हैं और उन्होंने इसका रेफरेंस अपने इस टीका में किया, नाट्य शास्त्र की टीका में किया, ठीक है। और फिर हेमचंद्र ने काव्यानुशासन के अनुसार सटक की रचना एक ही भाषा में होती है, नाटिका की भांति 2 भाषाओं में नहीं होती है, संस्कृत प्राकृत में नहीं होती। उसमें विष्कंभक और प्रवेशक नहीं होते हैं वगैरह वगैरह। ये सटक कैसे होते हैं? तो सबसे पुराना जो सटक अपने को मिलता है वो कर्पूर मंजरी का, कर्पूर मंजरी द्वारा लिखा हुआ सटक को नाटिका के समान, जिसमें सटक के अंग को यवनी कांतर कहा जाता है। व्हाट इज यवनी कांतर? आई डोंट नो। प्राय किसी नायिका के नाम पर ही सटक का नाम रखा जाता है। राजशेखर ने इससे प्राकृत बंद, पाह्य बंद कहा है। नृत्य द्वारा इसका अभिनय किया गया है ना। ये जो सटक है उसको डांस ड्रामा के रूप में प्ले कर, है ना, नृत्य के रूप में, ठीक है। कर्पूर मंजरी प्राकृत का एक सुप्रसिद्ध सटक अपने को मिलता है। तो उसकी स्टोरी कर्पूर मंजरी की दी हुई है, वो आप पढ़ लेना, और उसके कुछ पोर्शंस दिए हुए वो पढ़ लेना। फिर विलासवती, चंद्रलेखा आदि ये सब सटक अपने को मिलते हैं। और आनंद सुंदरी, प्राय लेडीज कैरेक्टर्स के ऊपर ही ये 1 एक्ट प्लेस लिखे गए। तो ये भी जैन आचार्यों के द्वारा ज्यादा लिखे गए, और या जय प्राकृत के विद्वानों के द्वारा लिखे। जैसे अपने को श्रीपाल मैना सुंदरी का रास मिलता है, फिर बाद में जाकर के वो रास आदि के रूप में हुआ। और फिर क्या होता था कि गांवों में ये रास गाए जाते थे, बजाए जाते थे। और जैसे अपन बोलते हैं ना 12 मासा आदि, ये जो फोक लिटरेचर, फोक लोर आया ना, वो यहाँ से वो फिर डेवलप होके फिर वो चला। क्लियर? ठीक है। हाँ, तो ये अपना हो गया एक पोर्शन। अब लास्ट बिट बचा है, वो क्या है कि प्राकृत में अपने को आपको ये निकालना है शास्त्रीय साहित्य, पेज नंबर
559, 11वां चैप्टर। यानी यहाँ पर प्राकृतज्ञों ने सिर्फ धार्मिक श्रृंगार शिलालेख ही लिखे ऐसा नहीं है। ऐसा कौन सा विषय जिस पर उन्होंने अपनी कलम नहीं चलाई? तो यहाँ पे विषयों के नाम देते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के ऊपर प्राकृत में ग्रंथ, समझ में आया? दूसरा है राजनीति के ऊपर, फिर निमित्त शास्त्र। मैंने आपको एक लेक्चर भेजा था ना निमित्त शास्त्र के ऊपर, अष्टांग योग। अष्टांग निमित्त है ना, अष्टांग योग नहीं, अष्टांग निमित्त। अष्टांग तो हाँ, तो ये निमित्त शास्त्रों के ऊपर अपने को प्राकृत में लिखते। फिर निमित्त शास्त्र के बाद आता है अंग विद्या यानी मैथमेटिक्स। प्राकृत के कौन से मैथमेटिक्स के ग्रंथ है? ये सारे हैं, देखा आपने। फिर योनि पाहुड़, योनि पाहुड़ यानी अपना पूरा जैन बायोलॉजी, जैन जेनेटिक्स के ऊपर। उसके बाद ज्योतिष करंडक यानी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। फिर वड्ढमाण विद्याकल, ये तो पूरे ज्योतिष के ग्रंथ हैं। उसके बाद आते हैं कर लक्षण, कर लक्षण यानी हाथ की रेखाओं को पढ़ना। उसके बाद आता है रत्न परीक्षा यानी क्या बोले, जेमोलॉजी, रत्न की परीक्षा कैसे करना, तो इसके ऊपर प्राकृत में ग्रंथ। फिर द्रव्य परीक्षा, मेटलर्जी, द्रव्यों को कैसे परखना। फिर धातु यानी मेटलर्जी, और फिर वास्तु सार यानी वास्तु के ऊपर। इन सब के ऊपर भी आपको प्राकृत भाषाओं में ग्रंथ मिलेंगे, जो कि भंडार घरों में राह देखता है लोगों। क्लियर? इतना ही मुझे इसमें बताना था, बाकी आप डिटेल्स पढ़ लीजिए। अब इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो ये पढ़ना है नहीं, आपके जानकारी के लिए आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। उपसंहार आप लोग पढ़कर आएंगे, मैं भी पढ़कर आऊंगी, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से अपना ये निबंध का पेपर हमने लगभग शुरुआत कर दिया, खत्म नहीं किया है, शुरुआत करवा दी। अब गद्य पद्य भी अपना हो गया है, ग्रामर भी ऑलमोस्ट हो गया, सिर्फ कृदंत के सूत्र मैंने नहीं करवाए, वो आपको करवाना है। अब हम आते हैं फोर्थ पेपर पर, जो कि है पांडुलिपि विज्ञान। तो इसके लिए आपके पास दो किताबें हैं, फोर्थ पेपर के लिए दो किताबें हैं। एक तो पांडुलिपि का साहित्य और इतिहास थियरी, और ये प्रैक्टिकल। ठीक है? तो आपके एग्जाम में कितना किसका पोर्शन है, वो 80 और 20, तो 15 मार्क आपको ये इस पांडुलिपि से लिखना। 5 अपठित पांडुलिपि दी जाएगी, उसको आपको आज की भाषा में कन्वर्ट करना। तो अब उसको कैसे करना है, तो उसके लिए कुछ एक चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। तो आप निकालिए, वो बुक खोलिए, और उस बुक के स्टार्टिंग में ही एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है? पहले तो विषय अनुक्रमणिका देखिए, कंटेंट पेज देखिए इस बुक का, इसमें क्या क्या है आपके लिए। तो एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आप लोग तब तक चिट चैट कर। हम क्लास में क्यों नहीं आ रहे हैं?
चलिए, कोई पढ़ेगा विषय अनुक्रमणी का? अच्छा नहीं, पढ़िए मत, वो इंट्रोडक्शन आप पढ़ना। मैं आपको खाली इतना बताना चाहती हूँ, आप पढ़ेंगे तो रिपीटेशन। इसमें दिया हुआ है भगवती आराधना की 2 पांडुलिपियां हैं, जो कि संलेखना के ऊपर 40 एस्पेक्ट्स, और जिसका इंग्लिश रेंडरिंग जयंतीलाल सर ने, और उसमें काफी सारे नोट्स मेरे मिला करके आपको ऑथर्ड दिस बुक एंड इट हैज बीन पब्लिश्ड। बहुत मोटी बुक है, 10वीं शताब्दी की शिवार्य की लिखी हुई, प्राकृत में गजब का ग्रंथ। फिर अष्टपाहुड़ 1 2 3 4 आचार्य कुंद कुंद का। फिर दशवैकालिक सूत्र अर्धमागधी का स्पेसिमेन। फिर कुम्मा पुत्र चरित्र, और फिर उत्तराधीन सूत्र। इस प्रकार ये पांडुलिपियां हैं, 13 पांडुलिपियां जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं 1 2 पढ़ाऊंगी, फिर आप लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, और ये 13 की 13 सॉल्व करके पीछे दी हुई है। 13 की 13 आधुनिक पद्धति में उनका रूपांतरण आपके सामने सॉल्व किया हुआ रेडी है। मैं जब पढ़ रही थी तो हमें कोई ये बुक सॉल्व नहीं मिली, हमको सिर्फ पांडुलिपियां दे दी और बोले सॉल्व करो। हमें मजा आया था, कुछ कर पाए कुछ नहीं कर पाए, कुछ टीचर का मुंह ताकते थे वो कराएंगे, कुछ इधर उधर से देखते थे, फिर रोते थे, सर फोड़ते थे, लेकिन आधा समझ में आया, आधा नहीं आया, आधा छोड़ दिया, आधा ले लिया, इस तरीके का मजा आया। लेकिन अभी तो आपके लिए सब बेक केक है, इसलिए आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है ना। तो ये आपके सॉल्व है, और इनका पांडुलिपि का टाइम भी दिया हुआ, पीरियड। ये कौन से पीरियड की लिखी हुई पांडुलिपियां हैं? पांडुलिपि का मतलब क्या है? हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन ताड़ पत्र, और कहाँ कहाँ लिखे हुए मिलते हैं वो सब अपन निबंध बुक से पढ़ेंगे। वो बुक भी, निबंध वाली बुक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे अपन है ना जेनोलॉजी नहीं पढ़ते हैं तो अपन पहले एक अलग दुनिया में रहते हैं, जेनोलॉजी पढ़ते तो अलग दुनिया में पहुंच जाते, फिर जेनोलॉजी पढ़ते हैं, प्राकृत नहीं पढ़ते हैं तो अलग दुनिया में रहते हैं, फिर अलग दुनिया में पहुंच जाते। तो ऐसे ही ये पांडुलिपि की दुनिया है, ये पढ़ेंगे ना तो अपन एक अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है क्या? रतन, रेनू, रेनू तो परमानेंटली गायब रहती है क्लास में से, कहाँ है आज, है क्या नहीं है? बाहर गाँव गई है। कोई 2 चेहरे मुझे बराबर देखने को मिल जाते हैं, अल्पा जी का और श्री बालाजी। मैं कभी भूलने वाली नहीं हूँ ये 2 चेहरे, और रीटा जी का भी कभी कभी दिख जाता है, आई अंडरस्टैंड, बट चलो जो भी, बाकी लोग तो दिखते ही नहीं है। मेरे लेक्चर सुन लेते हैं, पता नहीं उसका करते क्या है वो लोग, क्रेडिट भी नहीं देते, सुन रही जवाब मैम, भी नहीं देते, दिखते भी नहीं है क्या? सुन रही मैम। मैम अभी आराम से लेटे लेटे, आराम से लेटे लेटे सुनेंगे। पहले तो क्लास में क्लास की तरह आइए, है कि नहीं? आप स्टूडेंट हो, वो आपको बताना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई हम अपने हिसाब से पढ़ेंगे। पहले विद्या का विनय करना सीखें। मुझे भी वीडियो बंद करके लेटे लेटे क्लास में पढ़ाने में कितना टाइम लगेगा, बट एक मर्यादा से मैं आके क्लास में बैठती हूँ कि नहीं बैठती? मैम मैं भी बहुत मर्यादा से बैठती हूँ, हाथ धो के पूरा एकदम अच्छे स्थान में बैठती फिर हूँ। वीडियो क्यों नहीं ऑन करते? पैसे और लगते क्या वीडियो ऑन करने के? मेरे बच्चे, मेरे इर्द गिर्द बहुत घूमते, मेरे वजह से सब डिस्टर्ब होंगे इसके लिए भी, कोई कि बात मेरे नहीं ना, छोटे बच्चे हमको हैं। उनके दर्शन हो जाएंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? वो बहुत मस्तीखोर भी है तो सब डिस्टर्ब होंगे मैम। हाँ हाँ, वो भी है, लेकिन कभी ऑन कर दीजिए, कभी ऑफ कर दीजिए। जी जरूर। हमको भी तो आपको देखने का कभी कभी मन हो जाता है ना, अभी हम थोड़े भगवान बन गए, ठीक है मैम। गलतियां हमसे भी होती है। चलो अभी हम इसका क्या पढ़ेंगे? प्रकाशिकीय पढ़ेंगे। क्या कहना चाहते हैं ये जो विषय, ये जो निकाला है ना, श्रद्धेय पंडित चैन सुखदास जी को समर्पित है ये किताब। ये अपभ्रंश साहित्य अकेडमी के जो पब्लिशर्स है वो हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लोग कोई पढ़ेंगे? 2 पेज ही है, पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पढ़ू मैम मैं या कोई पढ़ रहा है? कोई भी पढ़िए। श्री बालाजी, आप बहुत सिंसियरली पढ़ते हैं, पढ़िए।
प्रकाश ऐसा नहीं कि दूसरे लोग नहीं पढ़ते, आप हमेशा वॉलंटियर करके आगे रहते, इसलिए बोल रही हूँ, करिए। प्राकृत पांडुलिपि चयनिका विद्यार्थियों के हाथों में समर्पित करते हुए हाँ, श्री बालाजी, चयनिका के बाद कॉमा था क्या वहां पर? नहीं था ना, तो फिर आप रुके क्यों वहां पर? मेरे को गलती दिखेगी तो मैं टोकूंगी। यस मैम, हाँ, बोलो, विद्यार्थियों के हाथों में वापस समर्पित पढ़ो, वापस पढ़ो। प्राकृत पांडुलिपि चयनिका विद्यार्थियों के हाथों में समर्पित करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है। यह कहना निर्विवाद है कि भारत की संस्कृति व उसका साहित्य मौखिक परंपरा से रक्षित होता हुआ पांडुलिपियों के माध्यम से सुरक्षित रहा है। छापे खाने के विकास के पूर्व स्वाध्याय व ज्ञान प्रसार का आधार पांडुलिपियां ही थी। एक ही पांडुलिपि की कई प्रतिलिपियां करवाकर विद्वानों एवं स्वाध्यायियों को अध्ययनार्थ उपलब्ध कराई जाती थी। इस तरह एक ही पांडुलिपि की प्रतियां विभिन्न स्थानों पर प्राप्त हो जाती है। विभिन्न पांडुलिपि संग्रहालय इसी प्रवृत्ति के परिणाम है। नागौर, जैसलमेर, पाटन, जयपुर आदि अनेक स्थानों के पांडुलिपि संग्रहालय भारत की सांस्कृतिक निधियां हैं। हमें गौरव है कि हमारे पूर्वजों ने इन संग्रहालयों की सुरक्षा करके संस्कृति के संरक्षण में जो योगदान दिया है वह अपूर्व है और भावी पीढ़ी के लिए एक उदाहरण है। इन संग्रहालयों में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं में लिखित विभिन्न विषयों की पांडुलिपियां संग्रहित है। संग्रहित है। एक मिनट रुकिए, किसको इसमें से क्या समझ में नहीं आया? सब समझ में आ गया क्या? अल्पा, कैन यू ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश दिस पैराग्राफ? I राइट can't. राइट राइट राइट, या हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बाकी दूसरी भाषाएं हमें नहीं आती, इटालियन, फ्रेंच, जापानीज बोलेंगे तो हमें नहीं समझ। हमें भी नहीं है, मुझे भी नहीं आती है। बोलो, कौन कौन इसको अपनी भाषा में समझाएगा? हाँ बोलो Basically, they are अल्पा जी। trying to say that it was before it was Maulik, everything was हाँ, from mouth to mouth, and then with Pandulipi, सुरक्षित उसको रख दिया वो, whatever the knowledge was, they put it हाँ, in Pandulipi. वेरी And गुड then वेरी गुड। चलो सब लोग ताली बजाओ, अल्पा जी बहुत अच्छा बोले, फर्स्ट ओपनिंग लाइन ही ब्लास्टिंग थी। हाँ, नेक्स्ट। और उस एक पांडुलिपि में से वे अलग, not अलग अलग, but the same one they used to repeat for other people. हाँ, And then you can find नागौर में, जैसलमेर में, पाटन में, जयपुर में, वहाँ ज्यादा पांडुलिपि के स्थान संग्रहालय है. You can find all the पांडुलिपिस there. हम छापे खाने के विकास, सेकंड लाइन, सेकंड स्टेटमेंट, छापे खाने के विकास के पूर्व हाँ, स्वाध्याय व ज्ञान प्रसार का आधार पांडुलिपियां ही थी. हाँ, so before printing press, it was Pandulipi which used to help people for the studying, for ज्ञान. and Yes, means of communication. yeah, things of, yeah. फिर एक ही पांडुलिपि की प्रतिलिपि. ठीक है, so now it is our treasure, our cultural heritage है वो, सारी पांडुलिपियां है वो हमारे हेरिटेज और कल्चर का वो क्या है, एक उदाहरण है। बाद में कंट्रीब्यूशन जो हमारे पूर्वजों का है वो अपूर्व है। उन्होंने इतनी पांडुलिपियां हमको दी, नहीं देते तो हमें उस जमाने का समाज कैसा था, हमें अंधेरे में ही रहते। हाँ, संस्कृति, या हाँ, और संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, राजस्थानी, हिंदी और विभिन्न भाषाओं में लिखित विभिन्न पांडुलिपियां मिलती है। ठीक है, अभी एक बार क्या हुआ, एक पांडुलिपि विशेषज्ञ, ये महावीर प्रसाद जी ने हमें बताया कि वो कोई गांव में गए, वहां उनको पता चला कि, मतलब उनको पहले पता चला कि इस गांव में पांडुलिपियां हैं, तो वो वहां गए और वो जिस गांव के बाहर ठहर के भजिया पकौड़ी खा रहे थे, वो पांडुलिपि में पैक करके उनको खिला रहे थे। यानी लोग वो पांडुलिपियों की वैल्यू नहीं समझते थे और उसको बेच देते थे। जैसे वो पीके मूवी में उसको करेंसी का वैल्यू नहीं मालूम है ना, तो वो बेचारा ढूंढता है आमिर खान
करेंसी की वैल्यू, तो फिर उसको और कितनी चीजों की वैल्यू पता चल जाती है। इट्स दैट काइंड ऑफ स्टोरी, यू नो। तो वो देख करके एक पांडुलिपि विशेषज्ञ के कितने खून के आंसू आए हों। आप और हम ये काम करते नहीं है तो वी डोंट नो, बट जिन्होंने जो इस फील्ड में रह करके काम किए हैं उनको पता है कि ये साधना कितनी मतलब वैल्यूबल है और कितनी मुश्किल है। ठीक है, आगे पढ़िए, आप अनुवाद करना अल्पा जी। हाँ पढ़ो श्री बाला। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि पांडुलिपियां एक विशेष पद्धति से लिखी जाती है। उनमें शब्द मिले हुए होते हैं, मात्राएं विशेष प्रकार से लगाई जाती है, कोई पैराग्राफ नहीं बनाया जाता है, कोई अक्षर विशेष प्रकार से लिखे जाते हैं। आपको एक मिनट, आपको किसकी याद आ गई ये लाइन सुन करके? कुछ याद आया क्या आपको? मेरे को तो याद आ गया, मेरे नाना जी के लेटर आते थे। तो कैसे आते थे? एक पोस्ट कार्ड में एक वो पूरी लाइन लिखी होती थी और वो बस अपने को ही समझना पड़ेगा कि कहाँ शब्द को तोड़ना, कहाँ सेंटेंस को तोड़ना। तो वैसे ही यहाँ पे है कि नहीं? आप लोगों ने देखे कि नहीं देखे ऐसे स्पेसिमेन? ये कुछ अपनी जनरेशन, लास्ट जनरेशन होगी जिन्होंने ये देखा होगा। आपके बच्चे ये नहीं देखे होंगे, उनके बच्चे ये नहीं देखे। No, ma'am, that used to happen in WhatsApp, not WhatsApp, but before that SMS करते ना, उसमें भी हाँ। specific जगह रहती थी. So you have to put हाँ। everything down in that many letters. So you put हाँ। everything together and just write. So you don't हाँ। put space, nothing. So that हाँ। way, yeah, I can understand. There's less space and you have to put everything in it. और उनका वो जो लिखने का स्टाइल होता था वो अलग होता था, है ना? और वो लेटर्स वो जो लिखते थे वो 1 2 3 भी हिंदी में लिखते थे। तो अपने को 1 2 3 थोड़ी वो लिखते थे, वो 1 2 ऐसे वो लिपि में, देवनागरी लिपि पुरानी वाली टाइप में लिखते थे। आजकल आप और मैं कोई 1 2 3 हिंदी में नहीं लिखते हैं, वी राइट इन इंग्लिश ओनली। व्हेन आई राइट एन एसे इन हिंदी, कितने इंग्लिश वर्ड्स बीच में आ जाते हैं मुझे मालूम। फिर मैं बैठकर मैं आपको बताऊं, मेरा जो इटली का जो विजिट था उसकी रिपोर्ट इंग्लिश में बनाने के लिए मुझे 5 मिनट लगे, लेकिन हिंदी में वही रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, टाइपिंग करने में, धीरे 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 करने में। एक तो जो फास्ट फ्लुएंट हिंदी टाइपिंग में वो कर सकते, तो उसको करने के लिए मुझे पहले तो वो वर्ड सारे हिंदी में लाना, फिर उनका ट्रांसलेशन करना, फिर ये करना वो करना। और आज तो पूरा इंस्टेंट टी कॉफी का जमाना है, तो कौन मेहनत करे, है कि नहीं? तो ये सब बातें हैं। तो these are the challenges before us in putting it down to our children, and this is the challenges in front of the children to take this up. दोनों साइड में challenges है कि नहीं? What मनीषा, है ना? तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को इस फील्ड में भेजेगा नहीं कि तुम पांडुलिपि पढ़ो, तुम ये हिंदी पढ़ो, ना जेनोलॉजी पढ़ो, सबको आईटी वर्ल्ड में जाना है और इंस्टेंट पैसा छापने की मशीन बन जाना है। बोलो मनीषा, आप कुछ कह रहे हो? मैम मैं बोल रही थी, आप थोड़ी देर पहले हम लोग को बता रहे थे कि अपने को सब प्रिजर्व करना चाहिए अपनी ये पांडुलिपियां, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि काश मैं अपनी बेटी को मेरे बोलने से वो। Your voice is cracking, I can't hear. ओके मैम, सॉरी, सम नेटवर्क इशू में भी, सॉरी मैम। बट मैं सच में बोलूंगी, धन्य है वो माँ जो बच्चे को आईटी प्रोफेशनल भी बनाए और जैन धर्म का दीवाना भी और प्राकृत का दीवाना बनाए, तो इट इज लाइक अ चेरी ऑन द केक। आई एम नॉट क्या बोले, इन्फ्लुएंसिंग यू, आई एम ट्राइंग टू इंस्पायर यू पीपल। हेलो। यस, हाँ चलो। उद्देश्य यह होता है कि कम से कम स्थान में अधिक से अधिक विषय सामग्री प्रस्तुत की जा सके। छापे खानों के विकास के बाद मुद्रित पुस्तकों की पद्धति बदली, शब्द अलग अलग किए गए, मात्राएं उचित स्थान पर लगाई गई और अक्षरों का आकार नियत कर दिया गया। अतः मुद्रित पुस्तकें आसानी से पढ़ी जाने लगी, किंतु धीरे धीरे पांडुलिपि को पढ़ने वाले नगण्य होते गए। आज हम प्राकृत भाषा को भूल गए, और जब भाषा ही भूली जाए तो उस भाषा की पांडुलिपि को समझना तो असंभव ही है।
इस भाषा को पुनर्जीवित करना राष्ट्रीय धर्म है और सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात है कि दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी ने जैन विद्या संस्थान के अंतर्गत 1988 में अपभ्रंश साहित्य अकादमी की स्थापना करके प्राकृत भाषा को सिखाने का कार्य पत्राचार के माध्यम से प्रारंभ किया। इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्राकृत रचना सौरभ, प्राकृत अभ्यास सौरभ, प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 1 और 2 आदि कई पुस्तकें अपभ्रंश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। इसी क्रम में प्राकृत पांडुलिपि चयनिका विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत की जा रही है। इसमें जिन काव्यांशों का संग्रह किया गया है उनका आधुनिक पद्धति से रूपांतरण भी इसी पुस्तक में दे दिया गया है। विद्यार्थी पांडुलिपि के काव्यांशों और रूपांतरण की तुलना करके पांडुलिपि को पढ़ना सीख सकेंगे और उसका समुचित अभ्यास कर सकेंगे। इस चयनिका में राजस्थान के उन शास्त्र भंडारों का परिचय भी प्रस्तुत है जहां प्राकृत अपभ्रंश की पांडुलिपियां उपलब्ध है। इस सामग्री का चयन मुख्यतया जैन विद्या संस्थान ब्रैकेट में पूर्व में साहित्य शोध विभाग द्वारा प्रकाशित एवं डॉक्टर कस्तूरचंद कासलीवाल तथा पंडित अनूप चंद न्याय तीर्थ द्वारा संपादित राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची के 5 भागों से किया गया है। उक्त चयनिका के प्रकाशन के लिए अपभ्रंश साहित्य अकादमी के विद्वानों विशेषतया श्रीमती शकुंतला जैन एवं श्रीमती शशि प्रभा जैन के आभारी है। मुद्रण के लिए जयपुर प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड धन्यवादार्थ है। नरेश कुमार सेठी अध्यक्ष, नरेंद्र पाटनी मंत्री, संयोजक डॉक्टर कमलचंद सोगानी। Sorry, ma'am, what is चयनिका? जी नाम बोल रहे थे, चयनिका लेना और वो उसमें सब चयनिका बोल रहे थे मैम कोई। मैम you are mute, मैम। हाँ, चयनिका यानी सेलेक्टेड, सेलेक्शंस। जैसे अगर मैं आपको बोलूं आचारांग चयनिका यानी आचारांग सूत्र से चयनित, सेलेक्टेड 100 गाथाओं का संग्रह। तो ऐसे बहुत सारी चयनिकाएं एकेडमी से छपी हुई है जो आपको मंगानी चाहिए और पढ़नी चाहिए। मेरे पास है, उनका पूरा संकलन है, मैं पढ़ती रहती हूँ, है ना। तो मतलब इम्पोर्टेंट गाथा रहती है किससे? नहीं, मैं जैसे आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुको, आपके लिए मैं लाके बताती हूँ। जैसे ये है मेरे पास समयसार चयनिका, फिर है आचारांग चयनिका, फिर है उत्तराध्ययन चयनिका। तो इसमें इन्होंने क्या है 100 गाथाएं ली, 100, 125, 150 गाथाएं ली उन्होंने, ठीक है। वही सेम पैटर्न अपना, गाथा इधर, अनुवाद इधर और ग्रामर पीछे। अच्छा, वो तो अच्छा है, और भी ज्यादा डेवलप कर सकते, मतलब अपन डेवलप कर सकते, अच्छे से पढ़ सकते, एकदम मन पसंद रूप से पढ़ सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। तो इसी प्रकार ये समय सार के फिर उन्होंने क्या बोले 5 खंड निकाल दिए हैं। पूरा समय सार है ना, पूरा समय सार की गाथाओं को और फिर उनका ग्रामर करके उन्होंने पूरा निकाल दिया उन्होंने 5 वॉल्यूम्स में। ग्रामेटिकली अगर आपको समय सार पढ़ना है तो ये पढ़ सकते। ऐसे द्रव्य संग्रह, भगवत गीता, बहुत काम यहाँ पर ये शकुंतला मैडम है, सोगानी जी की राइट हैंड, वो करती हैं। इनको तो रियल में एक अवार्ड मिलना चाहिए। पूरा काम सोगानी जी करते हैं, ये एडिटिंग करते हैं, हेल्प करते हैं। मैं तो एकेडमी गई हूँ, इन सबसे मिली हूँ और एक बहुत इच्छा है, ही इज 90+ नाउ, कि एक बार हम उनके पास वापस जाएं और उनको मिले। He'll be so happy to know that we all love his books and the studies.
टूर निकालना पड़ेगा मैम प्राकृत स्टूडेंट्स का हाँ, सोगानी जी को मिलने के लिए, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। मिलने के लिए। हाँ बहुत उनका उनसे फोन में मेरी बात होती रहती है और बहुत आशीर्वाद देते कि प्रिया तू एक मरती हुई चीज को खत्म करने से तू बचा रही है मतलब तू सेवा कर रही है। ये जिन शासन का जो काम है, इतना आशीर्वाद देते हैं वो मुझे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब खूब पढ़ो, खूब पढ़ाओ और इस चीज को आगे बढ़ाओ। और ये सब चयनिकाएं मंगाओ, है ना। अपन सब संपन्न है, अपन आराम से मंगा सकते हैं। और ये चयनिकाएं ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है 600 रुपीज की। आप बोलेंगे तो डिस्काउंट में दे देंगे आपको। पूरा एक मंगा के लाइब्रेरी में रखिए और पढ़ाई। और इसमें पूरा ग्रामर भी आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो फिर आगम आप इजीली पढ़ सकते हैं। और भगवत गीता को भी इन्होंने ग्रामेटिकली ऐसे किया है, समण सुत्तम है। भगवत गीता तो संस्कृत का है, तो संस्कृत को वर्ड बाय वर्ड उन्होंने ग्रामेटिकली किया है। तो जिसको भी साहित्य में विशेष रुचि है उनको ये सब मंगानी चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है, देन ओनली यू विल बिकम प्रोफिशिएंट इन प्राकृत। अभी तो हम लोग खाली आपको प्राइमरी लेवल तक का पढ़ाए हैं, एडवांस लेवल तक जाना है तो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ, है ना। तो ठीक है, अपन ये सब चयनिकाओं को उठा करके कोर्स भी चला सकते हैं, कोर्स कर सकते हैं, पढ़ा चला सकते एक कोर्स आगे। हैं, है ना। इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करो, काम करो। कोई नहीं कर रहा इंग्लिश में, ठीक है। ओके, चलो अब है ना, आप निकालिए पेज नंबर, ये निकाल लीजिए, थोड़ा सा निकाल लीजिए इसका पेज नंबर। हाँ, यहाँ पर आइए, पेज नंबर 64 पर तो पढ़ेंगे अपन, 63 के बीच में। और एक पेज नंबर है 55। 55 पेज नंबर में राजस्थान में प्राकृत अपभ्रंश पांडुलिपियों का परिचय। ठीक है, उन्होंने कहा ना दिया हुआ है, तो ये आप पढ़ लेना। अल्पा जी आप ट्रांसलेट कर रही थी, आपने चयनिका का मीनिंग पूछ के छोड़ दिया। सुश्री बाला ने पढ़ा, नहीं बताना है या क्लियर है आपको? उन्होंने जो पढ़ा वो आपको क्लियर हो गया? Yeah, the second is easy. You can understand what Pandulipi is there. no? Yeah, what is there. Oh, It's not okay, that. so you don't need any details. ठीक है, तो आप सबको समझ में आ गई ना वो क्या कहना चाहते हैं। अब ये राजस्थान के भंडार घरों में कहाँ कहाँ पर पांडुलिपियां हैं, तो आप लोग राजस्थान विजिट करो, तो ये सब जगह पे आप लोग विजिट करके पांडुलिपियां देख सकते हैं। ठीक है, हाँ। और वहां पर कौन कौन सी पांडुलिपियां हैं? जयपुर से बाहर, जयपुर में, नागौर में। ठीक है, अब एक और एक पेज दिया हुआ है, एक पैराग्राफ बिफोर 67, उसको पढ़ लीजिए। तो कौन पढ़ेगा जल्दी जल्दी? प्रस्तुत आधुनिक रूपांतरण। तो थोड़ा सा ये नहीं, प्रस्तुत आधुनिक रूपांतरण पांडुलिपि का अक्षरशः रूपांतरण है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को पांडुलिपि के अक्षर पहचानना एवं पांडुलिपि पढ़ना सिखाना है। संपादित पुस्तक एवं दिए गए आधुनिक रूपांतरण के अक्षरों में कहीं कहीं अंतर हो सकता है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वह केवल पांडुलिपि के अक्षर एवं शब्दों को पहचानने का प्रयास करे। बराबर। चलो, अब इन्होंने आपको शब्दों को पहचानने की एक लिस्ट दी हुई है। वो जो अपन ने अभी प्रकाशकीय पढ़ा, उसका एडजेसेंट पेज निकाला आपने? यस मैम। हाँ हाँ मैम। उसका सेकंड पेज निकालिए, सेकंड पेज निकालिए उसका। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, कोई भी पेज निकालिए। ओम, ओम वो जमाने के लोग कैसे लिखते थे, दिख रहा है आपको? सेकंड 3 पेज है जो कि हमें देखना है। हाँ, ये 3 पेज को स्टडी करिए आप लोग। कू कैसे लिखते हैं, बड़ा कू कैसे लिखते हैं, खू आधा क और खू है तो कैसे लिखते हैं, खो आधा क और खो है तो कैसे लिखते हैं, डबल क है तो कैसे लिखते हैं,
और एक वर्ड है र और व, वो कभी ख जैसा दिखता है, कभी श जैसा दिखता है, तो वो प्रसंग के हिसाब से। फिर डबल ग गम, तो कभी वो न जैसा दिखता है कि ग ग जैसे दिखता है। अग्नि, अग्गी, वो कैसे दिखता है, च कैसे दिखता है, ची कैसे दिखता है, डबल ची, डबल च, छ कैसा है, ज कैसा है, ज डबल ज कैसा है, फिर अ कैसा है, आ, है ना। लेफ्ट साइड में आज की लिपि है, राइट साइड में पांडुलिपि में जैसा मिलता है वैसा दिया हुआ। तो अ ऐसा देखो तो उसको ऐसा पढ़ो, ऐसा देखो तो ऐसा पढ़ो। ई उ ओ कैसा दिखता है देखो, अ भी ऊ की तरह लिख के ऊपर एक मात्रा। आई, अब आई तो प्राकृत में है नहीं, तो अ ई, आई। और फिर औ, अ उ औ। फिर रू, रू प्राकृत में नहीं है तो वो री मिलेगा आपको। इसी प्रकार यहाँ पे अपने को पीछे दिए हुए वर्ड्स नेक्स्ट पेज में देखिए। ये थोड़ा इजी था तो इसलिए मैंने ये पेज फर्स्ट लिया। सेकेंड, थर्ड पेज को सेकेंड लेते हैं। झ है तो कैसा है, झी, डबल झी, ट, ठ, डबल ट, टी, फिर डबल ट, इस तरीके से। फिर नी, फिर डबल न, फिर तू, फिर ये त और ढ, फिर डबल त, डबल दी, डबल दू, फिर द और ध मिक्स, फिर द और उ मिक्स। फिर ध को दो तरीके से दिया हुआ है, घ और ध के रूप में। फू अलग है, फिर ब और भ है तो ऐसा मिलेगा, भू है तो ऐसा मिलेगा, रू है तो ऐसा मिलेगा, ल और ह है तो ऐसा मिलेगा, वी ऐसा मिलेगा, डबल व, स्व, ह ऐसा मिलेगा, हु ऐसा मिलेगा, है ना। तो ये सब आप देखिए। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए, नी, नी, गी कैसा लिखा हुआ है, ठम कैसा लिखा हुआ है, दू कैसा लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये सारे वर्ड, सु, ठ, च, छ, डबल जा, टी, हु, फिर द, धा, फिर वी, स, ये खी है, वी स नहीं है, खी है। फिर ठा, फिर नु, फिर कु देखो अलग तरीके से यहाँ मिल रहा है, कु। अभी अपन पढ़ेंगे कुम्मा पुत्र चरित्र, तो ये कु ऐसा मिलेगा। फिर डबल जी है, पू, फिर डबल टू, तू, न, धी, थम, ज और झ, चम, ई और ए और नो। ये एक शब्द सूची उन्होंने हमको दी है। तो अभी सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पांडुलिपि नंबर 9 निकालिए। पांडुलिपि नंबर 9, उसको हम अभी थोड़ा पढ़ेंगे। कुम्मापुत्त चरित्र, कुम्मापुत्त चरित्र। अब ये जो है ना बोल्ड लेटर्स में है ना, वो प्राकृत है, और उसके ऊपर जो है वो उसका क्या बोले कमेंट्री है, जो हमें नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ बोल्ड बोल्ड लेटर्स वाले ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, एक वर्ड दिया हुआ है जिसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कहाँ पर है कुम्मापुत्त चरित्र अपने को, हाँ, वो वर्ड्स वगैरह सब छोड़ दीजिए, उससे कोई अपने को लेना देना नहीं, ठीक है। अपन सीधा सीधा टेक्स्ट पर आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको कौन सा वर्ड दिखता है, बोलो। न, मी, ऊण, नमकर, दिखा ना, नमी ऊण। फिर आगे दिख रहा है व, अब वो नेक्स्ट वर्ड हमको नहीं मालूम क्या है, ड है कि ढ है, क्या है। फिर आता है माणम, वड्ढमाणम, तो ये वर्ड ढ है, ड और ढ। ये कैसे पता चला, आप पीछे रूपांतरण में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। Sasha, ठीक है, are we doing page 35? we are doing page number 29, Pandulipi number 8. Sorry, Okay, did I say 9? I want you to take 8. Sorry.
ठीक है, आर यू ऑल विथ मी? तो मैं एक पेज कराऊंगी, फिर इसके बेसिस पे आप सारी 13 पांडुलिपियां सॉल्व कर। खत्म, ये बुक खत्म मेरे लिए। Maybe only this Kuma Puttam Charita is difficult. It's we can't. I could not get any word. No, The we other will ones do are all not the that 13. difficult. We Other all ones will are do easy. all the 13. I was just trying to pull your leg. चलो आओ, दिख रहा है? हाँ, दिख कुम्मा रहा है। पुत्र चरियम यानी कूर्मा पुत्र का चरित्र, ये चरित साहित्य का एक स्पेसिमेन है। ठीक है, तो इसमें वो कहते हैं ऑथर नमियूण वर्धमानम, वो कैसे है, वर्धमान कैसे है? तो यहाँ पे कहते हैं असुर इंद सुरिंद अनया, प्रणय कम्म 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 कमलम कुम्मा पुत्र चरितम उच्चामि अहम समासेन। मैं एकदम समासेन का मतलब है एकदम संक्षिप्त में। कम्म कमलम वर्ड है वो। अब ये कम्म कमलम अपने को मीनिंग मालूम, अब अभी अपने को ये वर्ड पढ़ना नहीं मालूम, तो अपन क्या पढ़ेंगे? असु रिंद, लेकिन असुर इंद तो कोई वर्ड नहीं है ना। असुर इंद सुरिंद प्रणय, उनके द्वारा नमस्कार किए गए हैं, है ना। कर्म के कलंक से रहित और कमल के समान डिटैच रहने वाले कूर्मा पुत्र का चरित्र मैं कहूंगा संक्षेप में। इतना तो समझ में आ गया ना अभी पढ़ते पढ़ते थे। भले हम अभी ग्रामर से तो वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके अब मैं संक्षिप्त में आपको कूर्मा पुत्र का चरित्र कहूंगा। तो वर्धमान कौन है? जो असुरों के द्वारा, इंद्र के द्वारा, इंद्र कौन है? तो सुरों, और सुरिंद का मतलब है राजा महाराज, इन सब के द्वारा वो प्रणय ने नमन किए जाते हैं। अब मैं ग्रामर नहीं कराऊंगी, मीनिंग नहीं कराऊंगी, अपन खाली पांडुलिपि पढ़ना है आपको बस। आपको कोई इसका अनुवाद नहीं लिखना एग्जाम में, ओनली पांडुलिपि को आज की भाषा में लिखना, बस इतना ही 15 मार्क्स, और एक अपठित पांडुलिपि आएगी 5 मार्क्स। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पढ़िए। राय गीहे वर नयन। मैम, हाँ, ये सिंबल्स हम लोग देख सकते हैं ना, हमको मिलेंगे ना सिंबल्स को एग्जाम में? वन सेकेंड। पूरी सवारी समय सके वर्तमानम जीवन देवी समोसरणम वीर्यम कमलम कमो शरणम मणि सॉरी, मेरा बुलावा आ गया, मुझे 5 मिनट पे निकलना पड़ेगा। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, मैंने सुना नहीं। हाँ मैम, मैं पूछ रही थी ये सब हम लोग को सिंबल्स जो है लर्न करना पड़ेगा ये तीनों पेज, या हमको? लर्न नहीं करना है, वो समझोगे तो ही तो यहाँ पढ़ पाओगे। यस ये इजी वाला मैंने बता दिया, आप बार बार इनको देखोगे तो यू विल गेट फेमिलियर विद द टेक्स्ट। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको 13 वीक में पूरे 13 पांडुलिपि अपन पढ़ेंगे। आप लोग पढ़कर आइए ये वाली पांडुलिपि नेक्स्ट क्लास में। आप क्या करना, आपके पास है ना ये सॉल्व की हुई पांडुलिपि है, ये वाली भी पढ़ो, ये वाली भी पढ़ो, और अक्षर को दिमाग में बिठाओ। अच्छा, ये वर्ड ऐसे लिखते हैं, ये लेटर ऐसे लिखते हैं।
नहीं समझ में आया? यस मैम, ये अक्षर जो हमको वो दिमाग में बैठाने पड़ेंगे, ये जो स्टार्ट में नहीं 3 तो आप से पढ़ोगे कैसे पांडुलिपि? ये हमको ऐसे मिल नहीं सकते कि एग्जाम में पेपर देख कर रेफरेंस के लिए? नहीं। चोरी चोरी चोरी। ओके मैम। नहीं, पर ये बड़े ईमानदारी से बिना देखे लिखना। अक्षर अपने पहचान हो जाएंगे अक्षरों से। हाँ, मजा आएगा। आप करना, कोशिश करना, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। मैम मैंने पहली वाली भगवती मैंने सिर्फ आपको अब भी एक लाइन पढ़ करके बताया, न मी ऊ न। तो इससे आपको पता चला ना, न कैसे लिखते हैं, मी कैसे लिखते हैं, ऊ कैसे लिखते हैं, न कैसे लिखते हैं। फिर ढ बताया, वड्ढ माणम। इजी वाली पांडुलिपि मैंने उठाई, है ना। तो ये स्टाइल में पांडुलिपियों पर लिखे हुए अपने पास अनेक 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 पांडुलिपियां है, जो कि अपने भारत की धरोहर है। कोई भी फॉरेन कंट्रीज में आपको ये पांडुलिपियां नहीं मिलेगी, शिलालेख नहीं मिलेंगे इतने जो ऐसे मिलते हैं। वहां पर तो खाली किसी का टूम्ब है तो उसके ऊपर इस पीरियड में ही लिव्ड, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस वगैरह वगैरह। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा, वहां पर एक मॉन्यूमेंट बना दिया और ये इस तारीख को यहाँ पर ये हुआ, शहीदों का मिलता है। वैसे कई मिलते हैं दुनिया भर में, लेकिन इस तरीके की धरोहर आपको तो वापस, मुझे बहुत गर्व होता है कि आपको प्राकृत परंपरा में ही मिले। संस्कृत के भी इतने शिलालेख आपको नहीं मिलेंगे, ना पांडुलिपियां इस तरह की मिले। ठीक है, चलो समझ में आया। नमियोण वर्धमानम। मैं नेक्स्ट वीक आपको बोलूंगी ये पढ़ाओ, बिना बिना उसके ट्रांसलेशन के। बढ़ा दूंगा। ऐसे नहीं कि ट्रांसलेशन में देखो और यहाँ पढ़ाओ, ये चीटिंग नहीं करना। मैं आपका बुक के हाथ में देखूंगी, आपको ऐसे बुक रख करके पढ़ाना, यस मैम, पढ़ा। ऐसे नीचे देख करके नहीं पढ़ाना। नहीं तो आप वो ट्रांसलेशन देख करके, ट्रांसलेशन नहीं है वो, चेंज स्क्रिप्ट को देख करके बोलेंगे तो क्या मतलब। ठीक है, तो नम्यूण वड्ढमाणम असुरित, ये तो हो गया। राय की है वर नयरे, हाँ। फिर क्या है, नयरे पत्त सय, ल पूरी सवरे, पूरी सवरे, गुण सीलये, गुण निलये, समोसड़ो। यानी वहां पर राजगृह नाम के श्रेष्ठ नगर में नय रेहा पत्त सयल पुरी सवरे, वहां पर कोई क्या बोले, सैकड़ों पत्रों का एक सरोवर था और एक उद्यान था। गुणशीलये गुण निलये नाम का समोशरण समोसड़ो, वर्धमान जिनो, वर्धमान जिनेश्वर का समोशरण लगा इस क्षेत्र में। ठीक है, फिर देवेहिम स समोसरणम विहियम। फिर क्या बोले, ब के बाद वो वर्ड नहीं मालूम पड़ रहा। मुझे भी नहीं आता है इतना पढ़ना, आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट यू नो। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, बहु पाव कम्म ओ शरणम। अच्छा, बहु पाव कम्म ओ शरणम, मणि कणय रवय सारम। दिख रहा है? अब आपको मीनिंग नहीं देखना, बस आपको करेक्टली करेक्टली वो लेटर्स आइडेंटिफाई करके उसको आज की लिपि में लिखना। ठीक है, अंडरस्टूड। आई नीड टू लीव, सो आई वुड लाइक टू you people read, keep the this thing and help, आप लोग फिक्स करने की कोशिश करो। ठीक है, आप कहो तो मैं रहूं क्लास में, लेकिन मैं काम करूंगी। आई हैव टू प्रिपेयर डिनर एंड टेक एंड गो, मेरा बुलावा आ गया है। चलिए ना, नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क है पांडुलिपि नंबर 8। एंड एक ही पांडुलिपि दूं या दो दूं? 2 दे दो मैम, तो इजी रहेगा। फटा 8 और 9 करके आइए ना, कुमा पुत्र वाली 8, 9, 10 में से। फिर अपन उत्तराध्ययन का चैप्टर है यहाँ पर, उत्तराध्ययन का चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है वो तो देखना इसमें पड़ेगा। तो
4 लाइन ही है मैम, 4 एक पेज में 4 लाइन ही है। भगवती आराधना में तो सब बहुत ज्यादा है। तो ये अच्छा, ये उत्तराधीन का फर्स्ट चैप्टर ही है, बहुत फर्स्ट चैप्टर ही है जिसको आप, एक मिनट चलो, समझ में आया कि आप लोगों को करना क्या है। इजी रहेगा, आप करोगे ना तो इजी होगा, नहीं करोगे तो घबराओगे तो बैठे ही रहना। प्रिया मैम आपका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, तो ये उत्तराधीन का फर्स्ट चैप्टर है। विठम भुंजई सूरे दुसीले चैताणम सीलये रमये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है उत्तराधीन। तो बस मेरे को ऐसा लग रहा है अभी पूरे 36 चैप्टर्स उत्तराधीन के पढ़ूं और पढ़ाऊं, है ना। फर्स्ट चैप्टर है, और उसके बाद ये कौन सा चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, 22 परिचय का सेकेंड चैप्टर जो नेक्स्ट उत्तराधीन का है वो 22 परिचय का है। और तीसरा वाला कौन सा चैप्टर है, हाँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुश्रुत करे, बहुश्रुत का है या इसका है? नहीं ना, बहुश्रुत का नहीं है ना, ये बहुश्रुत का नहीं है, अपने अनाथी मुनि का लग रहा है। सागड़ी उज्जानम। आई थिंक सो, आई थिंक सो। बहुश्रुत का तो नहीं है। बहुश्रुत का नहीं है। हिंसे बाले मूसावई माइले पिसुने चढ़े गुंज मारने सुरमन हम काय सा वैसा चित्त गिद्धे थी सुधो मल्लम संच। वो शिशु नाग है ना, दोनों ओर से मल इकट्ठा करता है, वर्म। कौन से चैप्टर में है? तव पुट्ठो आयन के न गीलाणु परितपई पभाव परलोकस कम्म पुणे मप्पण सुया में नरये ठाणा असीलाणम च जा गई बालाणम पुरक पगाड़ा पगाड़ा जत्त वेणा। ये अपन ने गाथा पढ़ी ना, मेरे पुत्र भी मेरी वेदना को नहीं ठीक कर पाए। अनुसुयम अहाकम सो पच्छा परिते अनाथी मुनि। आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, थोड़ा थोड़ा वहां का लग रहा है, एक पोर्शन बाकी का नहीं लग रहा है। सो वी हैव टू फिक्स, ओके। तो इस तरीके से दशवैकालिक सूत्र का भी आप देख सकते हो, अष्टपाहुड़ को भी अपन देख सकते हैं, है ना। ठीक है, एक डिफिकल्ट होगी तो वो भगवती आराधना वाली डिफिकल्ट। मैम अकाम मरण सकाम मरण नहीं आता अपने उत्तराधीन में? हाँ, उसका है क्या मैम ये? नहीं नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और मैंने उत्तराधीन 10 अध्ययन कंठस्थ, उसमें तो ये 10 नहीं है, बढ़िया 10 तो नहीं है, हाँ, आगे में। ठीक है, चलो, ओके। आई होप यू ऑल एंजॉयड द क्लास फॉर ऑल द एक्स्ट्रा थिंग्स दैट आई कीप गिविंग। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। रीटा जी, you can fly peacefully. ये रीता की इच्छा पूरी होगी। थैंक्स। क्लास हाँ, क्लास मिस नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रेंज का प्रॉब्लम था, अदरवाइज ओके। आपको 4 से 6 क्लास चाहिए थी ना, इसलिए मैं अच्छा हो गया। जब मैं फोन करी ना आपको तो मैं बोली 4 से 6 क्लास चाहिए थे आपको। हाँ, अच्छा हो गया नहीं, थैंक यू। अच्छा हो गया, थैंक यू मैम। कैसे पढ़ाई चल रही मनीषा जी? मनीषा जी की पढ़ाई नहीं चल रही है क्योंकि अभी एग्जाम है हमारे पाठशाला में, अभी वही पढ़ाई कर रही हूँ मैं बस। अभी एक प्राकृत तो पिछले 1 महीने से कुछ नहीं, अभी मेरी एग्जाम है, पूरा लंबा पोर्शन है पाठशाला का, तो बस उसी में घुसी हूँ। बराबर। क्या कर रहे पाठशाला में बोले?
हमारे ये दिगंबर की पाठशाला चलती है, तो उधर हाँ वहाँ 3-4 ग्रंथ में से अभी एक ग्रंथ का हमारा एग्जाम है, तो पूरा बहुत बड़ा पोर्शन है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा है, वो भी अच्छा ही है। हम्म, हाँ, पर ये मतलब मैम के साथ ये क्लास लेने में एक अलग ही मजा है। मैम जैसे समझाते हैं, बस सुनते रहो, ऐसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वही सुनते ही मुझे भी मिस क्या करना अच्छा नहीं लगता है। जाते सब। आप लोग मैं की कैसी चल रही है पढ़ाई? अभी मैं बॉम्बे में थी ना, अभी मैं चेन्नई जा रही एयरपोर्ट पर हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं 8-10 दिन से यहाँ थी। बहन को हम्म। सर्जरी था, तो तो फिर इसलिए क्या, आई थी। ठीक है आपकी बहन? हाँ, अभी ऐसे ठीक है। अभी आप कहाँ होटल में हो क्या? एयरपोर्ट पर बैठी हूँ मैं। एयरपोर्ट पे बैठे हो? अच्छा। तभी भी 7 आपका बजे का फ्लाइट है। डेडिकेशन, मतलब एयरपोर्ट पे भी बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, इसी इतनी डेडिकेशन से। जल्दी अच्छा, मैं कह रही हूँ वैसे भी मुझे जल्दी जाना ही पसंद है। 7 बजे का फ्लाइट है, लेकिन जल्दी पहुंचना ही पसंद है। फिर लास्ट मिनट भागा दौड़ी करो। सही बात है, रात हो जाती है। हम्म, चलिए। आपने श्री बालाजी मेहनत करके जो भेजा उसमें से पांडुलिपि कराए। अब मेरे को पहले वाला कराएंगे, मैं आपको इसलिए मैंने वो पहले वाला, बराबर है। मेरे को नहीं वही, पता कौन सा कराई। बराबर है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। इसको अक्षर क्या भी भेजिए आपको पहचानने क्या के लिए। भेजा हम्म। श्री हाँ, बालाजी ने? मैंने क्या उनको भेजा? बोला पांडुलिपि का फर्स्ट फर्स्ट लेसन भेज दो दोनों बुक से। शायद मैम पांडुलिपि कराएंगे, मेरे पास बुक नहीं है। बुक नहीं थी लेकिन इसके लिए? ओके हाँ, ओके। लेकिन वो तो पढ़ा ही नहीं। पर वो मैंने भेजी थी आपको, क्योंकि वर्ड्स में बोली शायद वो कराएंगे मैम करके। ठीक है। कोई बात चलिए, नहीं। चलो, ठीक फिर है भी हो फिर। गए। मैं ठीक है, चलो। जय ओके। जिनेंद्र, चलो फिर मैं जय निकलती जिनेन्द्र। हूँ। हाँ। हम्म। नेहा।